70 क्वेश्चन है फिजिक्स का एमसीक्यू। ध्यान दो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। ये मॉडल पेपर हम इसलिए लेकर आए हैं पीडीएफ फाइल में क्योंकि सेम क्वेश्चन तुमको इसी पैटर्न पर रहेगा एग्जाम में, ठीक है। इसी तरीके से रहेगा। तो बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड सैंपल पेपर या मॉडल पेपर निकालती है, इसका मतलब ये नहीं कि सेम क्वेश्चन सेम आ जाएगा, ये तो बेवकूफी है। लेकिन ये है कि इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे और इसको समझ लोगे। अगर मैं बता रहा हूँ जितना क्वेश्चन हम अभी बताएंगे सबको लिखोगे, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, प्रॉब्लम तुम लोग क्या है, लिख भी नहीं करते हो। जो बताते हैं ना, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन नोट कर लिया करो। और हम क्या करेंगे अभी, हम इसको नोट जो करेंगे अभी, कुछ कुछ पॉइंट तुम बताएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, उस एक्सप्लेनेशन को हम अभी लिखेंगे, उसको तुमको पीडीएफ फाइल में भेज देंगे, अपना तुमको नोट करना होगा कर लेना। अभी कुछ कुछ लिखना भी तुम लोग, ठीक है, कुछ हाथ चलाना भी, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, सुनो ना, इसमें क्योंकि पूरा 70 ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का, तो पूरे सिलेबस से है, जितना भी चैप्टर है पूरे चैप्टर से इसमें, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ सीखने को तुमको आज मिलेगा। सुनो ना, हम मेरी ये कोशिश है कि तुमको थ्योरी भी देते जाए, जो चैप्टर तुम लोग थोड़ा सा कमी रह गया होगा तो उसमें थ्योरी भी देते जाएंगे। आप बहुत इजी क्वेश्चन सब आएगा, क्वेश्चन रिपीट करता है उस फॉर्मूले पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो ना, ध्यान दो ना। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है, देखिए। देखो पहली बात सुनो, 70 क्वेश्चन टोटल रहेगा एग्जाम में और उसमें 35 ही बनाना है। फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर तुम धोखा से कोशिश करना कि गिन के 35 बनाना, कोई भी 35, तुम्हारा 55 नंबर पहले बनेगा तो 55 नंबर पहले बनाना, ठीक है। अब एक बच्चे को बता दिया गया था कि 35 बनाना, तो वो 1 से लेकर 35 तक बना दिया। अब बोला 35 तक, 35 से बनाना है तो 135 तक बनाया, तो बेवकूफी है। तुमको अगर 70 नंबर पहले बनाने आएगा तो पहले वही बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट गिन के 35 बनाना। अगर धोखा से बाय मिस्टेक अगर तुम्हारा 1 2 3 4 5 ज्यादा एक्स्ट्रा भी हो जाए तो परेशान नहीं होना, लेकिन गिन लेना तो अच्छा रहेगा क्योंकि तुम रिस्क नहीं लेना, ठीक, ये तरीका होता है, ठीक है। चलो, और 2 नंबर वाला 20 आता है तो लोग 10 ही बनाना है तो 10 ही बनाना है, ठीक है। हाँ 70 क्वेश्चन है, 35 ही बनाना उसमें, नहीं 35, ओनली 35 एग्जाम में भी, यस, चाहे यहाँ टेस्ट हो जाए बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल मेरा दो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में भी या इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटीज, ये क्वेश्चन मैंने बोला ना कि फिजिक्स में एक बात ध्यान देना कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका यूनिट, डायमेंशन और फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में फार्मूला और यूनिट डायमेंशन तो आता ही आता है। तो एसआई बताओ, एसआई यूनिट परमिटिविटी का क्या होगा? पर मीटर स्क्वायर। मैं तुमको समझाता हूँ अभी अगर समझ लोगे मजा आ जाएगा तुमको, एक बार में दिक्कत नहीं होगा। देखो क्वेश्चन देखो, मैं तुमको इसको समझा देता हूँ, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो कूलम्ब से पढ़े थे ना, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये था ना। ये ना एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तब फोर्स का ये उल्टा है, ओके, देख रहे हो, फोर्स का उल्टा इनवर्सली है। तो तुम यहाँ से पहले क्या करो, इसको ये भी कहते हैं, इसको बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? कूलम्ब कांस्टेंट। ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं। तो कूलम्ब कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो एप्सिलॉन नॉट का उल्टा होता है। बट यहाँ एप्सिलॉन नॉट पूछा परमिटिविटी का, ये कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, डायमेंशन भी पूछा और एसआई यूनिट भी पूछा। मैं दोनों अभी डिस्कस कर देता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अकेला कर लो, तो अकेला करोगे तो 1/4 पाई एफ हो जाएगा, है ना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखने से लग रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में है और ऊपर कूलम्ब स्क्वायर, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर भाई डी जो बोल रहे थे वो आंसर करेक्ट है। तो यूनिट जो हो गया इसका जो यूनिट हो गया परमिटिविटी का, चाहे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछे या परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछे, आंसर सेम होगा। एक रिलेटिव परमिटिविटी होता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है, ठीक है। ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। दो परमिटिविटी का रेशियो है तो यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। रिलेटिव परमिटिविटी, जिस वाटर के लिए इसकी वैल्यू, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, वाटर के लिए इसकी 81 होती है, मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है और एयर के लिए यानी वैक्यूम के लिए 1 होती है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो इसकी यूनिट क्या हो गया बताओ तो यहाँ पर से, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका यूनिट। डायमेंशन देखो, दिखा देता हूँ डायमेंशन देखो। डायमेंशन क्या करना है, इसका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी कई बार पूछा हुआ है। अब एग्जाम में अभी इस मॉडल पेपर के सेट में सिर्फ यूनिट पूछा है, डायमेंशन तो नहीं पूछा है, बट एग्जाम में डायमेंशन भी कई बार रिपीट किया हुआ है। ओके, तो ध्यान से देख लो, डायमेंशन निकालोगे। चार्ज का डायमेंशन याद रखना, टा होता है, टा, क्योंकि आई तुम लोग जानते हो कि आई बराबर QIT होता है। ओके, तो यही रिवीजन है, यही रिवीजन है। शॉर्टकट के चक्कर में यही 70 ऑब्जेक्टिव बिहार मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का यूट्यूब पर 5 मिनट में सॉल्व किया हुआ है कोई टीचर। कोई आकर के खाली शॉर्ट में 3 मिनट में भी टिक करके चला गया है, तो क्या फायदा होगा उसको? क्या लग रहा है कि ये आर्ट्स पेपर है कि एकदम सेम रट दो और एग्जाम में वही आ जाएगा? इवन आर्ट्स पेपर भी नहीं कम आएगा 3 मिनट में, लेकिन एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इस बहाने से हमारा रिवीजन भी होगा। तो क्यू बराबर क्या होगा था? आईटी इलेक्ट्रिक करंट का आई लिखते हैं या ए भी लिखते हैं, ए, और करंट टाइम का लिखते हैं टी, एटी बोलो या टा बोलो। तो
चार्ज का डायमेंशन टा होता है, तो देखो टा का स्क्वायर कर दो, टा का स्क्वायर कर दें। अब फोर्स का होता है, फोर्स का बच्चा जानता है mlt-1 mlt-2। फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास m और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है lt-2, तो mlt-2 लिख दो उसको, mlt-2 और उसका पावर -1, उसका पावर -1। देखो ये होल पावर -1 है ना, अब मीटर स्क्वायर है तो l स्क्वायर कर दो कैसे, है ना, l का पावर -2। अब यहाँ से देखो तुमको देखने से लग रहा है कि m का पावर -1, देखो गौर से, m का पावर -1, l m के बाद l लिखते हैं हमेशा, तो l यहाँ पर -1 होगा, l का पावर -1, अपने यहाँ l -3 हो जाएगा, -1 और -2 -3, और t माइनस में +2 हो जाएगा, ये +2, और ये t स्क्वायर t4 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, देखो तुम्हारे सामने में निकाल के दिखा दिया मैंने, बस तुमको एक तरीका याद रखना, निकालना सीखो, इसको रटना पॉसिबल नहीं है, कोई अच्छा रटने की कोशिश करेगा तो पॉसिबल नहीं है, एक दो तो रट भी लेगा, कितना रटेगा बैठ करके। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक ही चीज से देखो कितना एक्सप्लेनेशन मैंने तुमको दे दिया, कितना एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, और ये परमिटिविटी के बारे में तुमको याद रखना क्या, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 होता है वैक्यूम के लिए, किसके लिए? हाँ, वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 होती है या 80 होती है वाटर के लिए। ओके, और तुमको जो है, और इसकी मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनफाइनाइट होती है मेटल के लिए। ठीक है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। चलिए, हो गया, तो ये चीज मैंने समझाने की कोशिश किया था। आंसर क्या हो गया इसका, बताओ? आंसर हो गया डी। ओके, और ये मैं तुमको ये कोई आंसर टिक का वो भी मैं इसको भेज दूंगा तुमको, ताकि तुम्हारे पास रहेगा आंसर के साथ, और ऊपर से मैं डिस्कशन वाला नोट्स भी भेज दूंगा। ओके, चलो अब तुम लोग जवाब दो, पहले तुम लोग को जवाब देना। चलो, सम ऑफ चार्जेस ऑन 2 प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर इज, बताओ इसका आंसर। सब टेस्ट वगैरह में भी आया हुआ तुमको, बताओ। 0। गुड, कमाल करती हो। जानते हो जब चार्ज कैपेसिटर बनाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इस पे एक पर प्लस क्यू चार्ज होता है, एक पर माइनस क्यू चार्ज होता है, दोनों को जोड़ोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0, कैंसिल, 0 हो गया। ठीक है, चलो, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, कई बार। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटिंग, ड्रिफ्टिंग, एक्सेलरेटिंग या डिसलेटिंग? ड्रिफ्टिंग। टॉपिक क्या पढ़ रहे हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के अंदर चलता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में, तो वो ड्रिफ्ट करता है। ओके, ड्रिफ्ट करता है, ड्रिफ्ट मतलब कि ड्रिफ्टिंग मोशन होता है, उनको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक पढ़े थे। तो आंसर होगा ड्रिफ्ट। क्या चीज बोलोगे? ड्रिफ्टिंग। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन भी 3-4 बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो 3-4 बार पूछा हुआ है। The total electric flux coming out from a closed surface enclosing a stationary unit positive charge. Okay, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस जैसे बोल दिया, गॉस लॉ 5 में पढ़े हो। गॉस लॉ क्या होता है? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये नहीं पढ़े हो? ये नहीं पढ़े हो फॉर्मूला? ये गॉस लॉ है। यस, कंफर्म आंसर भी होगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज दे दिया है, तो क्यू की जगह 1 रख दोगे तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, अब 1 बाय एप्सिलॉन नॉट नीचे से पड़ जाएगा, तो बड़ा एप्सिलॉन नॉट। पूछा हो क्वेश्चन है, क्लोज सरफेस जैसे दिमाग में क्वेश्चन में बोल दिया, समझ जाओ कि तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए वो गॉस लॉ लगेगा। और चार्ज दे दिया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो गारंटी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब 1 बाय एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया, कई बार। ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a distance r from a point charge will be, बताओ आंसर। प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। देखो बहुत कमाल की बात सिखा देता हूँ, फिर बाद में नहीं बोलना कि सर क्या बोल रहे थे। ठीक है, देखो मैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर, पढ़े ना? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड q by r स्क्वायर, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल जो होता है पॉइंट चार्ज का वो होता है q by r, एक पावर कम होता है पोटेंशियल। ठीक है, एक पावर कम होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का q by r स्क्वायर, तो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और पोटेंशियल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली तो है लेकिन r का पावर 1। आंसर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। आंसर ये होगा बी। पोटेंशियल पूछा, ध्यान से देखो। एक और बात बोलता, फिर से बोल रहा हूं, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी याद रख लो। और डाइपोल का, डाइपोल अगर बोले तो डाइपोल में r क्यूब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, r क्यूब।
ओके, और पोटेंशियल में आर स्क्वायर आता है। डाइपोल का पूछेगा और बोले एक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और पोटेंशियल आर स्क्वायर के। ओके, देखो ना यह समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन बनता है। सुनो ना, लिखना क्या है, मैं देखो एक चीज समझाता हूँ, आ जाओ। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का, किसका बताओ, पॉइंट चार्ज का कितना होता है बताओ, फॉर्मूला बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल की वजह से बोलोगे, डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r क्यूब, q बाय r क्यूब, r क्यूब की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बोला, पोटेंशियल भी देख लो, पोटेंशियल देखो, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, सब नोट्स में मैं भेज दूंगा, सो डोंट वरी, q बाय r। और अगर पोटेंशियल डाइपोल का पूछे तो किसका पूछे बोलो, डाइपोल का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पावर हमेशा पोटेंशियल में कम होता है, ठीक है, q बाय r स्क्वायर। देखो यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है तो 2 है। अब एग्जाम में जानते हो कैसे कैसे क्वेश्चन और वेरी क्या कर सकता है, एक तो क्वेश्चन पूछ ही देगा डाइपोल वाला भी, पूछा भी हुआ है। ओके, कैसे पूछेगा सुनो, क्या बोलेगा, डिस्टेंस को, सुनो डिस्टेंस को, जैसे कि पॉइंट चार्ज है, बोले एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस को अगर चरगुना बढ़ा दिया जाए, चरगुना बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, इनवर्सली है, कितना गुना घट जाएगा, नहीं 4 का स्क्वायर 16 गुना घटेगा, स्क्वायर है, पोटेंशियल 4 गुना घटेगा, पोटेंशियल में इतना ही, ठीक है। फिर अगर डाइपोल की बात करोगे तो बोलेगा अगर डिस्टेंस मान लो कि 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो 4 का क्यूब 64 गुना घट जाएगा, हाँ क्यूब है, और यहाँ पर स्क्वायर 16 गुना, ठीक है। तो ये चीज सब क्वेश्चन कैसा भी वैरायटी का पूछ सकता है, तो मैं इसलिए बोला कि अगर फोकस करोगे तो बहुत सारा वेरिएशन तुम समझ सकते हो क्वेश्चन का, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, तो आंसर तो बता दिया इसका, अब इसका जवाब दो। चलो, ये क्वेश्चन न जाने कई बार पूछा हुआ है, कई बार मैं इसमें कमाल की चीज सिखाऊंगा तुमको, ध्यान दोगे तो। कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड, कैपेसिटी कैपेसिटेंस ही होता है, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, माने कि 64 बिग छोटे छोटे ड्रॉप हैं, ओके, आइडेंटिकल ड्रॉप हैं, पानी के ड्रॉप हैं या एयर के बबल बोल सकते हो, तो ड्रॉप को कंबाइन कर दिया गया है। अब वो ड्रॉप कंबाइंड होकर एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस बताना है। 64 हर एक छोटे छोटे जो ड्रॉप है उनका हर एक का कैपेसिटी कितना है, 5 माइक्रोफैराड, तो बोला बड़का का बताओ। ओके, आंसर याद है इसका, कई बार बना है वो, किसी याद है, कई बार ये टेस्ट में आ चुका है, कई साल कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन। हाँ चलो मैं समझाता हूँ, आ जाओ मैं सिखाता हूँ, बहुत अच्छे से समझो, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना, कई बार एग्जाम में आता है, कोई जरूरी कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन ये सबसे खास बात है कि यही क्वेश्चन रिपीट कर चुका है कई बार। ओके, तो देखो मैं सिखाता हूँ तुमको, कभी भी बड़ा ड्रॉप का निकालने के लिए बोलेगा तो सी डैश, मैं सी डैश में बोल रहा हूँ नया वाला बड़ा वाला, ओके, तो उसका फॉर्मूला होता है n का पावर 1/3 इंटू सी, बस इतना याद हो, तुमको इतना याद होगे, ये जानते हो ये नीट में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये लो ये फॉर्मूला, n का पावर 1/3 क्यूब रूट ले लोगे, क्यूब रूट, अभी अगर तुम देखोगे नया कैपेसिटेंस और हर एक का कैपेसिटेंस, ओके, तो ये 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, और 64 को ये है, 64 ड्रॉप है, तो 64 को लिखोगे 4 का पावर 3, 3 3 कर जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू ये सी दिया 5, 4 5 20 माइक्रोफैराड आएगा, आंसर आ गया। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि इतने से काम नहीं बनेगा, कैपेसिटेंस हर सवाल में कैपेसिटेंस पूछा है, एग्जाम में दे देगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल अभी तरीका सीख लो, पोटेंशियल अगर नया बोलेगा बिग ड्रॉप का पोटेंशियल निकालो, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल क्या करोगे जानते हो, n का पावर 2/3 ले लूंगा इंटू v, हर एक का पोटेंशियल दे देगा, ये भी याद रख लो, काम आएगा। इवन तुम उसका पोटेंशियल एनर्जी भी याद कर लो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सुनो, u डैश बराबर होता है n का पावर 5/3 इंटू u, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने बता दिया, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, लेकिन अक्सर पूछा किसके बारे में, अक्सर इसके बारे में ज्यादा पूछा है। ओके, समझाया मैंने क्या बोला, ये आपको पता होना चाहिए, रिजल्ट दे दिया। अब सवाल में क्या बोला, चलो अभी जो सवाल में पूछ रहा, सवाल में बोला है क्या चीज, यहाँ देखो, इसको रहने दो, यही रिवीजन करना है, यही हुआ रिवीजन करना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 माइक्रोफैराड सी दे दिया, तो पहले क्या करोगे, फॉर्मूला बताओ, सी डैश निकालना हमको, ओके, तो फॉर्मूला का पढ़ो, n का पावर 1/3 इंटू सी, तो n की जगह लिख दो 64, क्या लिखोगे 64, सी का वैल्यू 5 माइक्रोफैराड है, ओके, 64 को लिखोगे 4 का पावर 3, 3 3 कैंसिल, 4 पंचे, आंसर हो गया 5 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड। कई बार एक सवाल पूछा हुआ है, कई बार एक पूछा, रिपीट किया, आसान है कि नहीं है, अगर तुमको रिजल्ट याद है देखो कितना जल्दी बन जाएगा सवाल। आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, कमाल कर दिए, कितना दिल खुश कर दिया तो मेरा, अरे फील्ड है,
चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, सब वेक्टर क्वांटिटी है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एरो का बनाते थे इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाए हो, हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, किसी भी टाइप का फील्ड हो, उससे रिलेटेड 3 बातें याद रखना, 3 बातें कि सबके सब वेक्टर क्वांटिटी है, सबके सब कंजर्वेटिव है, और सबके सब सेंट्रल है। ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। जित ऑल फील्ड्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, ऑल आर कंजर्वेटिव, ऑल आर सेंट्रल। सेंट्रल, ये 3 पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, और वो चार्ज के नेचर को भी बता सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू प्लस चार्ज की वजह से दूर होता है, अवे, और माइनस की ओर, तो दूर का बोल रहा है। फील्ड स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज बताता है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन जो होती है, तो इन्फॉर्मेशन वो फील्ड स्ट्रेंथ को भी इंफॉर्मेशन देता है, जहां पे फील्ड लाइन सटी सटी होंगी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जहां पे ये फील्ड हटी हटी होंगी वो वीकर फील्ड, और डायरेक्शन भी बताती है और नेचर ऑफ चार्ज भी बताती है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से दूर होता है और माइनस चार्ज की ओर होता है, ठीक है। कहते ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलता है माइनस में जाता है, याद है कि नहीं है? बस यही है। ये देखिए, ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज मेटालिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ स्फीयर, ओके, देखो पहले समझो अच्छा से, यहाँ पर पॉइंट का लिखा हुआ है, पढ़ो का लिखा हुआ है, चार्ज मेटालिक स्फीयर। ये चार्ज मेटालिक स्फीयर मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर किसी भी टाइप का हो, अगर अंदर में होगा जो भी चार्ज जाए वो सरफेस पे चला जाएगा, क्योंकि चार्ज उसमें मूव करता है। अब चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके अपने आप को दूर करना चाहेगा, तो दूर करके कहां पर रखेगा सर? कहां पर रखेगा? सरफेस पे रखेगा, कभी अंदर में रहेगा नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अब सुनो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो अभी तो क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर तो हो गया, आंसर क्या हो गया? जीरो एट ऑल प्लेसेस इनसाइड, ओके। अब मेरी बात ध्यान सुनो, लेकिन पोटेंशियल अगर पूछेगा, पोटेंशियल, तो याद रखना चार्ज स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ओके, वो दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट होता है, सरफेस पे और अंदर में सब जगह सेम होता है। जितना सरफेस पे होता है पोटेंशियल उतना अंदर में होता है, इसलिए बोलते हैं चार्ज कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सरफेस? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर इज मेनली यूज्ड टू मेजर, पोटेंशियोमीटर पढ़े हम लोग, पोटेंशियोमीटर और उसका 3 एप्लीकेशन पढ़े थे। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? करंट मापने के लिए, रेजिस्टेंस मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ऑल ऑफ दिस? सी, पोटेंशियल डिफरेंस। एकदम इस नाम में है, नाम में ही सब कुछ रखा हो, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस वही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस मापने वाला। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग मापे थे, 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी किए थे। ईएमएफ आल्सो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस है। दो ईएमएफ का भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ईएमएफ का एसआई यूनिट बताओ। ईएमएफ बच्चे को सुनते में, और ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है ना, फोर्स नहीं है वो, नाम में फोर्स है बट है वोल्ट, ओके, तो वो भी बता दिया ज्ञान। तो पोटेंशियोमीटर इज मेनली यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, बट यही है कि खास बात ये है कि पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने टाइम में कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है सोर्स से। सबसे खास बात यही है। वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस में सबसे बड़ा अंतर यही है कि वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ करता है, ओके, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए करंट लेता है सोर्स से, जिसके कारण वो ज्यादा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाता है। पोटेंशियोमीटर को चूंकि ये नल पॉइंट पर डिपेंड करता है, जो हम लोग पढ़ते हैं नल पॉइंट जो प्रिंसिपल था उस पर काम करता है, इसलिए ये कोई करंट नहीं लेता है और ये मोर एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, रीडिंग देता है। खास बात यह है, ठीक है। आ जाओ। When the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the system, देखो यह बोल दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताता हूं। जाओ, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना, मैं समझाता हूं। एक चीज मैं समझाता हूं, तुम सब कुछ समझ जाओगे। अभी मैंने अभी लिखा था तुम्हारे सामने ना, देखो जब भी तुमको कंपैरिजन करना हो, एक पॉइंट पर हम लोग ये निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट के लिए हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों भाई भाई, बस दोनों में एक आर का अंतर है, आर का पावर 1। इसमें एक आर स्क्वायर होगा तो इसमें आर होगा, इसमें आर क्यों होगा तो इसमें आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब उसी तरह ये एक चार्ज का होता है, एक चार्ज का, देखो फॉर्मूला में चार्ज है, लेकिन फोर्स जो निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो 2 चार्ज आता है उसमें, फोर्स 2 चार्ज के बीच में निकाला जाता है पेयर में, वैसे ही एनर्जी भी 2 चार्ज के बीच में होता है। तो फोर्स को एनर्जी से रिलेट करना, तो मैं तुमको अभी समझाता हूं, अभी यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। फोर्स क्या होता था? k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये फोर्स है, न्यूटन लॉ, सॉरी कूलम्ब्स लॉ।
और अगर तुमको एनर्जी लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो यू लिख दो ऐसे। ओके, फॉर्मूला होता है इसका, एकदम सेम फॉर्मूला होता है, सेम सेम। उसमें Q1 भी आएगा, Q2 भी आएगा, Q1 भी आएगा, Q2 आएगा, बट यहाँ पर पावर R लोगे, एक पावर लोगे, ये R स्क्वायर है, ये समझिए, ये दोनों जोड़ी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी जोड़ी में होता है, ये फोर्स भी जोड़ी में लगता है, बाकी ये जो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट पर होता है एक चार्ज के लिए। समझ में आ गया, याद रहेगा। अब तुम बताओ, इसको तुम ध्यान से देखो, आर के इनवर्सली के डायरेक्टली है, बताओ। दो यहाँ पर एक चीज समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, बट पोटेंशियल 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 स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, कैपेसिटेंस भी स्केलर है, और ये एनर्जी भी स्केलर है। अब तुमको बताता हूँ, ध्यान दो, जो स्केलर क्वांटिटी होगा, जैसे ये एनर्जी, एनर्जी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ध्यान दो, ध्यान दो ना। तुम बताओ, अगर क्यों दोनों चार्ज सेम नेचर का है, सेम नेचर का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस भी होगा तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और माइनस माइनस भी होगा तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज है तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव के केस में ये आर बढ़ेगा तो यू घटेगा, नहीं आर बढ़ेगा तो यू भी बढ़ेगा, नेगेटिव में। देखो दिखाता हूं, समझाता हूं, जो समझाने की बात है यहाँ है। देखो मैंने जो समझाया तुमको, यू का वैल्यू कब बताया होता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, R स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर फोर्स हो जाएगा, ये R है, इसलिए बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये अगर तुम्हारा दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब दोनों चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी कि दोनों सेम नेचर का चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज यानी लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज या तो पॉजिटिव या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा, कोई बात है। ओके, तो उस केस में यू आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आर बढ़ाओगे तो यू घटेगा, और आर घटाओगे तो यू बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, क्या है बताओ, नेगेटिव होने का मतलब दोनों अनलाइक चार्जेस है, अपोजिट चार्ज है, यानी कि एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव, तो उस केस में यू जो है वह आर के डायरेक्टली हो जाएगा, खत्म, ये बात बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला उल्टा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये आर बढ़ाने से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अरे आर बढ़ाओगे तो दोनों चार्ज अगर सेम नेचर का है तो घट जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और आर बढ़ाओगे अगर दोनों अपोजिट नेचर का तो बढ़ भी जाएगा, मैंने कि मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कितना अच्छा सोचता है कि सर आर तो बट्टा में है, डिवाइड में है तो इनवर्सली होगा, नो, नेचर उस पे प्लस माइनस पे भी तो डिपेंड करेगा ना। ये कमाल की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। आंसर क्या हो जाएगा बताओ, will decrease, will increase, may increase or decrease, so this is the correct answer, समझे। so ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सुनो, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर, एक वायर का रेजिस्टेंस आर है, ओके, और उस वायर को खींच दिया गया, एकदम खींच के स्ट्रेच करके पतला कर दिया गया, पतला करने से उसकी डायमीटर कम हो गई होगी, तो बोला उसका डायमीटर आधा हो गया, ओके, तो उसका रेजिस्टेंस, जब डायमीटर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो रेजिस्टेंस मोटाई के इनवर्सली होता है, मोटा जितना ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस उतना कम होता है, अब मोटा जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, माने मोटाई कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जब खींचा गया तो पतला हो गया तार, तार जब पतला हुआ उसकी मोटाई घटी है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन आधा करने से रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ेगा, तो कोई बच्चा बोलेगा दुगुना बढ़ेगा, तो वो भी गलत, चरगुना बढ़ेगा, वो भी गलत। देखो ना क्या है, दुगुना भी है, चरगुना भी है, अठगुना भी है, 16 गुना भी है, आंसर क्या होगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा ना कोई तरीका पहले समझो, ऐसे नहीं अपने मन से अंदाजी मत मारो, बता रहा मैं तुमको तरीका बताता हूँ, गजब है, ये नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे दिखाता मैं तुमको कमाल का चीज। पहले बताओ आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, यह होता है रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, क्रॉस सेक्शन। अब बताओ यहाँ पर हमको एरिया के साथ रिलेट करना है ना, डायमीटर के साथ ना, या रेडियस के साथ ना, तो कैसे करेंगे पहले, मैं क्या करूंगा, एक चीज समझो, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको ऐसे, सॉरी एल करें ए से, कि हमको एरिया से रिलेट करना है, क्या किया, समझ आ गया, अब समझ आ गया, लेंथ एक एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इससे फायदा क्या होगा कि जो लेंथ इनटू एरिया है ना, ये एल टू ए, वो बन जाएगा वॉल्यूम, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, ध्यान देना। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, अरे तार को खींच दोगे तो तार का जितना वॉल्यूम था पहले खींचने से पहले भी उतना ही रहेगा, खींचने के बाद भी तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम रो तो कांस्टेंट हो गया। अब एरिया में तुम जानते हो कि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बताओ, तो रख दो वहां पाई स्क्वायर, रख दो, तो आर इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू भी, आर स्क्वायर रखोगे यहाँ पे तो पाई स्क्वायर और आर 4 हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 4, आर यानी डायमीटर, रेडियस बोलो, रेडियस के, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 4, ये लिखो या डायमीटर में लिखो, डायमीटर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायमीटर 2 आर होता कोई दिक्कत नहीं, ओके, यानी कि अगर आर आधा हुआ,
आधा हुआ, आर आधा हो गया, रेडियस आधा हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन 2 का पावर 4, 16 गुना बढ़ेगा, 16 गुना बढ़ेगा। समझिए बात को? मस्त क्वेश्चन नहीं है, बता रहा हूँ, कमाल का चीज है ये। तो आंसर आ जाएगा, बताओ। 16 गुना, समझ में आ गया? ओके, क्यों सर? अभी मैंने खाली बस इतना है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का होल पावर 4, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चले चले गाइस, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर तुमको केवल इनफाइनाइट सीट पूछेगा, इनफाइनाइट सीट, तो आंसर लिखोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये थ्योरी भी पढ़े वो, इनफाइनाइट थिन सीट, ओके। अब बोलेगा नियर चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर पूछ दे नियर, ओके, तो चार्ज कंडक्टर के ऊपर सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज रहता है, अंदर में तो नहीं रहता है, तो उसका आंसर लिखोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिक्स है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ता है, डबल होता है, तो आंसर आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो याद ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। The value of the electric field at a point near the surface of infinite uniformly charged conductor, कंडक्टर लगा दिया, कंडक्टर सीट, तो कंडक्टिंग सीट के लिए आंसर लिखोगे बी, गलती नहीं करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, अब कुछ न्यूमेरिकल है यहाँ पर से। अब न्यूमेरिकल सब देखो, न्यूमेरिकल सब भी आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आता है, कुछ ये नहीं है। अब एक बात बताता हूँ तुमको, ऑब्जेक्टिव का न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर लोगे तो फिर सब्जेक्टिव में भी आता, तो तुम सब्जेक्टिव का न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लोगे। न्यूमेरिकल में खास बात तो क्या होता है कि 2-3 स्टेप में नंबर क्वेश्चन बन जाता है और नंबर पूरा मिलता है, करता है नहीं। जहाँ पर तुम लैंग्वेज लिखने को प्रेफरेंस देते हो, वहाँ पर तुम न्यूमेरिकल बनाओ तो नंबर भी नहीं कटेगा, 5 नंबर भी आ जाता है, कभी-कभी न्यूमेरिकल 2-3 लाइन में बन जाता है, खाली फॉर्मूला लिख दो उसका नंबर मिलेगा और कैलकुलेशन सही से कर दो, बस हो गया। देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ, 2 माइक्रोफैराड का एक 4 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटेंस दिया हुआ है। अब बोला सीरीज में है, कैपेसिटेंस में जैसे रेजिस्टेंस वाला तुम 10th से पढ़ते आए हो कि अगर सीरीज में होगा तो सीधे जोड़ते हैं और पैरेलल होता तो उल्टा करके जोड़ते हैं, कैपेसिटेंस जस्ट उल्टा कर देते हैं, कैपेसिटेंस में सीरीज में उल्टा करके जोड़ते हैं और पैरेलल में सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है, उल्टा होता है। ऐसे आंसर क्या होगा? बी। ऐसे नहीं बेटी, बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये उल्टा करके जुड़ेगा, ठीक है। और कितना वोल्ट है, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, देखो आना कितना, 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड है, पहले क्वेश्चन दो, नहीं अभी हम तुम आंसर तुम खुद बताओ, हम नहीं बताएंगे, देखना तुम जवाब दे देना, हम शॉर्ट ट्रिक में सिखा देता हूं तुमको। चलो पहले बताओ, सीरीज में है दोनों कैपेसिटर, ऐसे जोड़ा गया है, बैटरी से जोड़ दो, इससे बैटरी ये प्लस ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, लो हो गया, ठीक है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड। सीरीज में सबसे खास बात क्या होती है जानते हो? सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है, करंट सेम फ्लो करता है यानी कि चार्ज सेम फ्लो करेगा, ठीक है। फॉर्मूला कब पढ़े हो, याद है? C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये ना फॉर्मूला पढ़े हो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू बाई वी होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो सीरीज में सुनो नहीं बोलो, सीरीज में चार्ज सेम है, चार्ज सेम है यानी कि कैपेसिटेंस के इनवर्स, वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बोला 2 माइक्रोफैराड का कितना वोल्टेज होगा, ये टोटल वोल्टेज दिया 1200 वोल्ट, कितना दे दिया, ठीक है। अब तुम बताओ, यानी कैपेसिटेंस वोल्टेज के इनवर्सली है। अभी ये कैपेसिटेंस का रेशियो अगर तुम देखोगे, यहाँ पर रेशियो देखो ना, 2 को 4 से काटो, कितना आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा। कैपेसिटेंस का रेशियो 1:2 है ना, जब कैपेसिटेंस का अनुपात 1:2 है तो गारंटी की वोल्टेज का अनुपात 2:1 होगा, माने इसका कैपेसिटेंस ज्यादा, सॉरी इसका वोल्टेज ज्यादा होगा, इसका वोल्टेज कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका वोल्टेज ज्यादा, और जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका वोल्टेज कम, तो बस 2:1 कर दो, यानी कि 1200 को 2 टुकड़ा में बांट दो 2:1 करने के लिए, तो 8 4 1200, 8 4 1200, 4 2 8 ना, 2:1 करना ना, एक दुगना होना चाहिए, तो ए का 800 होगा, ए का 400 होगा, कुछ नहीं बोला, 2 माइक्रोफैराड करना होगा। सोचो, यानी कि 1200 को 2 टुकड़ा काटना है ना, बांटना है ना, तो 800 और 400 में बांटना पड़ेगा ताकि दुगना हो जाए, ओके। बट 800 किसको देंगे, 800 इसको, किसको, इसको, गारंटी किसको 800 देना पड़ेगा, 400 इसको देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका कैपेसिटेंस कम है तो वोल्टेज ज्यादा, तो 2:1 हो जाएगा। रेशियो, कैपेसिटेंस का रेशियो है 1:2, तो वोल्टेज का अनुपात होना चाहिए 2:1, 800 बट यानी कि 2 का पूछ रहा है तो आंसर 800 हो गया, खत्म, खत्म है। अब शॉर्ट ट्रिक, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, बट अब पूरा फुल प्रूफ तरीका बताओ फुल प्रूफ तरीका। देखो न्यूमेरिकल कैसे बना हुआ है, देखो इधर देखो ना, सुनो, टोटल कैपेसिटेंस निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 2 क्लियर है। अगर सीरीज में 2 है तो याद करना कैसे, बताए थे, C1 C2 बट्टा C1 प्लस C2, बहुत पॉपुलर है कि नहीं है। C1 का वैल्यू बोलो 2 4, 2 प्लस 4 8/6 यानी कि 4/3, कोई दिक्कत? ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, टोटल कैपेसिटेंस, ओके। अब हमको टोटल कैपेसिटेंस पता चल गया।
अब टोटल कैपेसिटी पता चल जाए, टोटल चार्ज निकाल सकते हो। तो टोटल चार्ज का बताओ, C इक्वल टू का पड़ेगा Q बाई V, तो Q इक्वल टू का हो जाएगा CV। C का वैल्यू, C कैपेसिटी कितना आया टोटल 4/3। अब वोल्टेज टोटल कितना है 1200, काट दो 4 × 12 4 × 1600, 1600 माइक्रोकूलम, 1600 माइक्रोकूलम चार्ज आया, 1600 माइक्रोकूलम, माइक्रोफैराड तो माइक्रोकूलम चार्ज, 1600 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज आया। अब टोटल चार्ज जो चार्ज यानी 1600 माइक्रोकूलम इसको भी मिलेगा, 1600 माइक्रोकूलम इसको भी मिलेगा, क्योंकि सीरीज में है। तब हम इसका वोल्टेज निकाल लेंगे, फॉर्मूला फिर लगाएंगे। चलो लगाओ, C इक्वल टू Q बाई V है ना, हमको वोल्टेज ना चाहिए, तो वोल्टेज इक्वल टू Q बाई C। बट यहाँ पर क्या करेंगे, सुनो Q तो सेम रहेगा, बस C1 बोल देता हूँ, C1 बोल दो या C डैश बोलो, V1 बराबर, ठीक है, ऐसे करके। तो Q कितना 1600, इसका कितना है कैपेसिटी, इसका निकालना 2, समझ में आया, आंसर आ गया 8 वोल्ट। ये तरीका हुआ, तरीका सिखा दिया, ठीक है। चलो आंसर बताओ, मैं दो तरीका सिखा दिया तुमको, आंसर कौन हो गया इसका 800 वोल्ट। कोई दिक्कत, शॉर्टकट में भी बता दिया मैंने। आ जाओ, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड। बोला कि 2 माइक्रोफैराड का कितना कैपेसिटेंस को लगाया जाए ताकि इसका टोटल रिजल्ट जो आए, इक्विवेलेंट जो आए 5 माइक्रोफैराड आए। 5 माइक्रोफैराड आना चाहिए, 2 का कितना लगाएं, सबका सब 2 ही होना चाहिए। क्या फैराड ये कैपेसिटर लगाएं, मैं देखो ना, दो ठो कैसे, सोचो तुम्हारे सामने मैं करके दिखाता हूँ। आजा मैं तुमको करके दिखाता हूँ, रुको ना। अगर तुम 5 माइक्रोफैराड करना चाहते हो, दो का, ओके, सुनो, किस में जुड़ता है डायरेक्टली, किस में जुड़ता है, डायरेक्टली जुड़ता है पैरेलल में, बोले ना पैरेलल में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं यहाँ पे, तो पैरेलल में लगाओ ऐसा। ये हो गया तुम्हारा पैरेलल में, हो गया, ये भी 2 माइक्रोफैराड का, ये 2 माइक्रोफैराड का, तो पैरेलल में तो 2 4 हो ही गया। अब हमको सिर्फ एक ही ना चाहिए, ओके, एक ही ना चाहिए, माने 1 माइक्रोफैराड और ना चाहिए ताकि 5 पुराना टोटल, तो 1 पुराने के लिए उसको भी 2 ही का लेना है, तो गारंटी है कि हमको 2 और लेना पड़ेगा सीरीज में। किसमें, सीरीज में, क्या कि सीरीज में तुम जानते हो कि 2 का 2 से भाग हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ये सीरीज में उल्टा करके जुड़ता है, तो 2 माइक्रोफैराड का 2 जोड़ोगे तो 2 को 2 से भाग करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 ये बना, 4 ये बना, 4 1 5, इन टोटल क्या कैपेसिटर की जरूरत पड़ी, 4 कैपेसिटर की जरूरत पड़ी। देख लो आंसर, 4 कैपेसिटर की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4। ये समझिए कि ये दोनों 2 मिलकर के 1 कैसे बन गया, सीरीज में 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 से भाग करते 1 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5, ठीक है, सही है गलत है, फिर जुड़ गया, ये गलत है, ये डायग्राम से गलत है, क्योंकि फिर ये दोनों मिलकर के तो ये दोनों पैरेलल में तो जुड़ गया, और फिर ये दोनों 1 हो गया, फिर ये दोनों फिर सीरीज में हो जाएगा, इसको भी पैरेलल में रखना पड़ेगा मुझे, किसमें रखना पड़ेगा, हाँ, तब जाकर आंसर होगा। आंसर कैसे होगा देखो, दिखाता हूँ, 1 2, ठीक है, और इसके साथ लेना पड़ेगा मुझे 2 ठो को, अब सही है, ठीक है, अब सही है गाइज, ये ऐसे करके कैसे भी ले लो, कैसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लो यहाँ से कहीं से मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐसे करके मिला दो, ओके, ये हो गया 2 2 2 2, अब सही है, देखो ये दोनों का 1 हो जाएगा, ओके, और ये 2 2 4 1 5 हो जाएगा, पैरेलल में सीधे हो जाता है, ये फाइनल डायग्राम ये हुआ, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। कितना बनेगा टोटल बताओ, 5 बनाना है तो उसके लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए, 4 चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका गाइस, ओके, 4 कैपेसिटर चाहिए, मिनिमम 4 कैपेसिटर चाहिए 5 माइक्रोफैराड बनाने के लिए, ठीक है, चलो इसलिए बोल रहा है, चलिए हो गया, ये न्यूमेरिकल है बाबू, देख लो, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ चार्ज 100 वोल्ट इज 1 जूल, 1 जूल दे दिया एनर्जी और वोल्टेज दे दिया, तब बोला कैपेसिटेंस बताओ, फार्मूला सुन लो, पहले फार्मूला सुनो, एनर्जी स्टोर का फार्मूला याद है, 5 मार्क्स का आता है, एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, कैपेसिटर के अंदर एक फार्मूला ये है, हाफ QV, बोलो हाफ QV, ये भी फार्मूला है, हाफ QV ऐसे लिख दो कैपिटल में, एक और होता है तुमको Q स्क्वायर बाय 2C, ये सब फार्मूला एनर्जी का, सबको बदल सकते हो, C इक्वल टू Q बाय V से बदल दिया गया, पॉपुलर फार्मूला ये, अभी क्वेश्चन में दो हो, इस अभी जो क्वेश्चन है उसमें वोल्टेज दिया हुआ है और एनर्जी दिया हुआ है, कैपेसिटेंस पूछा है, ये लगाना पड़ेगा, लगा दो, हाफ CV स्क्वायर बराबर U, और U दे दिया 1 जूल, कितना दे दिया, और C अब वोल्टेज दे दिया 100, ओके, अब C निकालना यहाँ से, तो 2 इधर आएगा, बट्टा में 2 10 का पावर 4 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 2 × 10 का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया, आंसर कौन हो जाएगा बताओ, 2 × 10 का बी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, न्यूमेरिकल पूछता है, पहले ये था बच्चों लोगों के बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है, देख लो न्यूमेरिकल आता है,
अब वो इस साल भी पूछा है भर भर के। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एक मिस्टेक है। इसमें एक मिस्टेक क्या है कि तुमको पता है कि क्या लिया हुआ है, 1 एम्पीयर धारा। 1 एम्पीयर धारा का मतलब क्या हुआ है, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जानते हो, 6.25 10 का पावर 18 होता है। तो मैं पूछ रहा है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ओके, 0 इसका ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन में। ओके, 6.25 10 का पावर 18 होना चाहिए। ओके, अगर 0.625 है ये 10 का पावर 19 होना चाहिए, बट नहीं दिया हुआ। तो आंसर होगा यहाँ पे, इस थोड़ा सही कर हो सकता है, मैंने मिस्टेक कर दो क्या हुआ किताब में क्वेश्चन में ऑप्शन में, तो इसको सही कर देता हूं। आंसर क्या होगा बी, बट आंसर कहाँ पे होना चाहिए, मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए आपको, पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए जी, ब्लैक है कि नहीं, ब्लैक, चलिए आ जाइए, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, 6.25 10 का पावर 18। ठीक है, निकाल के दिखा दूं क्या, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी, और ई का वैल्यू 1.6 10 का पावर 19, उसका उल्टा करोगे तो 6.25 10 का पावर 18 हो जाएगा। चेंज करो, ठीक है, आ जाओ। या बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कई बार सुनो, एक एनर्जी डेंसिटी पढ़ते हैं, एनर्जी डेंसिटी, इसका क्वेश्चन बहुत भर भर के आता है हर बार। ध्यान सुनो, मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है गाइस, मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ध्यान दो, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/ε0 होता है ना, मैग्नेटिज्म में वहां पे μ0 लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया गया था हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी है। और मैं ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और एक होता है यूबी, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, 1/2 रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट की जगह μ0 हो जाएगा, उल्टा कर दोगे, यहाँ पे μ0 ऊपर और नीचे ऊपर उल्टा कर दोगे, ये ऊपर में नीचे कर दोगे, तो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 μ0 और बी स्क्वायर, यानी कि तुम इसे लिख सकते हो बी स्क्वायर बाय 2 μ0। ओके, यानी कि एनर्जी डेंसिटी ये भी है, एनर्जी डेंसिटी ये भी है, जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट इसका होगा, वही डायमेंशन इसका वही होगा, वही डायमेंशन। फॉर्मूला पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ ये, तो आंसर क्या हो जाता हूँ, क्या बोल रहा है, सुनो क्वेश्चन को पढ़ो ना सही से, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इज आइडेंटिकल टू दैट, किसके बराबर होगा, तो सिंपल बात है, कहा दिया हुआ बी स्क्वायर बाय 2 μ0, आंसर हो जाएगा ए, आंसर खत्म। क्लियर हो गया, कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, चलिए हाँ बोलिए, बी स्क्वायर बाय 2 μ0 यही है, क्या ऊपर है, तो मैंने अभी समझाया ना कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी डेंसिटी है, ये मैग्नेटोस्टैटिक में एनर्जी डेंसिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटोस्टैटिक में बस अंतर ये है कि एप्सिलॉन नॉट उसमें ऊपर होता है, इसमें μ0 नीचे होता है, बस यही है, बस, ठीक है। हाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, ये भी इस बार पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, पूछा हुआ है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है, बताओ कौन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, बताओ, vd इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, माइनस ई बाय एम इंटू टॉ, याद है, ये फॉर्मूला था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो e का पावर 1, आंसर आ जाएगा बी, कंफर्म बी। ये बताओ बेटा बेटी, चलो ये बताओ, ये बताओ, हाँ करंट डेंसिटी क्या पढ़े हो, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़े हो, बदीना यानी बीना और रवीना टंडन, तो वी डी ई एन ए, ई की जगह चार्ज दे सकते हो क्यू, यहाँ पर क्यू दिया हुआ इसलिए क्यू इंटू एन ए, ठीक है, ये ना करंट डेंसिटी ए से भाग करना पड़ता है, ए से, ये ना करंट डेंसिटी होता है, तो वी डी इंटू क्यू इंटू एन, तो वो कौन आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा, एन क्यू वी डी, है ना, क्यू इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज की जगह ई वहां पर क्यू दे दिया। ओके, which of the following is conserved in Kirchhoff's first law, ध्यान दो, Kirchhoff first law सुनो ना, Kirchhoff first law, total current emitting at a junction is 0, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, किरचॉफ का सेकंड लॉ वोल्टेज से रिलेटेड है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ओके, नहीं अभी क्वेश्चन में आएगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, और सेकंड लॉ जो है एनर्जी पे बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ए, एनर्जी नहीं, सेकंड लॉ एनर्जी पे बेस्ड है, हाँ, तो आंसर हो जाएगा, सेकंड लॉ पूछता, सेकंड लॉ बोलता अगर तो एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कई बार। अब एक क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन ये देखो यार, 6 माइक्रोफैराड का, ओके,
मैक्सिमम कितना कैपेसिटेंस बनेगा, मिनिमम कितना बनेगा, तो बताओ। मैक्सिमम पैरेलल में जुड़ जाता है, ओके। तो बताओ मैक्सिमम कहाँ बनेगा, 3 ठो लिया गया है, 6 3 18 और 6 को 3 से भाग कर दो 2, आंसर हो जाएगा सी। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, अब बाकी सब इसके बीच में है। अब कोई बच्चा बोले सर 18 तो यहाँ भी है, बट यहाँ पर उसका मिनिमम जो 2 बन रहा है, बट यहाँ 6 दिया हुआ है, ठीक है सर। कैसे मैक्सिमम? मैक्सिमम बनता है जब पैरेलल में जोड़ते हैं। 6 माइक्रोफैराड का 3 ठो कैपेसिटर को अगर तुम पैरेलल में जोड़ दो, 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18, ऐड हो जाएगा, 2 में 18 नहीं, 6 माइक्रोफैराड का, ठीक है, इसलिए ध्यान दो। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेटेड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या इंडिकेट करता है कि किसी भी बॉडी पे कम से कम चार्ज कितना होता है, ई होता है, जिसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो ऑप्शन देखो, पहला तो होगा नहीं, चार्ज विच इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। ई ज्यादा, ई एक्सेप्टेबल है ज्यादा, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। और चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये भी तुमको कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड है, यानी चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओके। चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ पार्टिकल, नो, देन एग्जिस्ट अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन पार्टिकल, आंसर हो जाएगा। ये एकदम सेम क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। देखिए अब ये थोड़ा देखो, न्यूमेरिकल बोलता है कि नहीं आता है, बोलता है न्यूमेरिकल नहीं आता है, आता है, दो न्यूमेरिकल आता है। अब मैं दिखाता हूं तुमको, इसका क्या फ्लक्स दे दिया, क्या दे दिया जी जी, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 है, नहीं मतलब कि ये 2026 के लिए मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, हाँ निकाला गया, बट प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये फ्लक्स दे दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ाया गया, तो फ्लक्स का थोड़ा सा थ्योरी देख लो, थोड़ा देख लो। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ये हम में पढ़े थे, फैराडे लॉ, याद है फैराडे लॉ, कि d एप्सिलॉन नॉट बाय dt, d phi by dt, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू d phi by dt, मॉडुलस लगा देना, ये तरीका है, ठीक है, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यही फॉर्मूला है। अब तुमको फ्लक्स वहां पे दिया हुआ क्या होता है, फ्लक्स कितना दिया हुआ, देखो तुमको तुम्हारे सामने दिया हुआ 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दो, ये तो क्वेश्चन दिया ना, देखो 60 स्क्वायर प्लस माइनस 5t यहाँ नहीं दिखा है, मिस्टेक मिसप्रिंट है यहाँ पर लेकिन सही है, ठीक है, ओके। तो माइनस 5t प्लस, अब बोला है 0.5 सेकंड पे, तो डिफरेंशिएट कर दो, इंड्यूस्ड हमको बोल रहा है कि वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालने के लिए, वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है, क्या बोल रहा है, सेकंड कितना 0.2 सेकंड पे करंट निकालना है, क्या निकालना है, तो वोल्टेज निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो I इक्वल टू V बाय R करके आराम से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ से वोल्टेज ये निकालो, ईएमएफ निकालो, वोल्टेज, ये ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही है, ओके। तो डिफरेंशिएट करो, E इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, मोड लगा देना, 60 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, टी स्क्वायर का 2t, 6 दूना 12t, 5 t का 1 और 1 का 0, ठीक है। अब t की जगह क्या करोगे, 0.5 सेकंड, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 सेकंड, 25 सेकंड, यानी कि 1/4 सेकंड हो गया, 1/4 रख दो वहां पर, 12 1/4 माइनस 1, हाँ 0.5 को पॉइंट रखोगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 × 12, ओके, 4 तिया गलती नहीं सर, ये 5 था ये गाइस, ये 5 है, 5 है, 3 में से 5 है तो -2 का मोड 2 हो जाएगा, मैंने 2 वोल्ट आया, कितना वोल्ट आया, वोल्टेज आया 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस 10 दिया हुआ है, तो I इक्वल टू होता है V बाय R, V बाय ओम का नियम, ठीक है। तो E का वैल्यू हो गया 2 और रेजिस्टेंस दिया हुआ 10, तो आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर है क्या भाई, जब दो बी आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, ये अभी जो बताया था, इन एन सर्किट अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट एट अ पॉइंट, फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, तो बोले थे कि एक ही पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर मिलने वाला टोटल करंट का सम जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो चार्जेस ए एंड बी अट्रैक्ट, तुम बताओ दो चार्ज ए और बी है, अट्रैक्ट कर रहा है, फिर बी और सी भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो बताओ अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों का अपोजिट चार्ज होगा, गारंटी कि अगर ए को तुम प्लस लोगे तो बी को माइनस लेना पड़ेगा, अब बी यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस होगा, अगर बी माइनस है तो सी को प्लस होना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो यानी कि ए प्लस सी प्लस 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 में रिपल्सन होगा, बोला ए और सी में क्या होगा, अगर कोई बच्चा बोलेगा, हाँ अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर नहीं हम बी को प्लस लेंगे, तो बी को प्लस लोगे तो ए को माइनस लेना पड़ेगा, फिर बी प्लस तो यहाँ बी प्लस, तो सी को फिर माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर ए और सी जो है माइनस माइनस फिर भी रिपल्सन, तो आंसर हो जाएगा बी, विल रिपेल, माने ए और सी एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या अच्छा समझाया, आ जाओ। इन एसी सर्किट देखो, ये देखो, ये देखते मात्र तुम सॉल्व कर सकते हो, कॉस में साइन में 90 का फर्क होता है, कितना का फर्क होता है, दो यहाँ पर कॉस को बदलोगे तो 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, तो 90 का फेज डिफरेंस है, कितना फेज डिफरेंस है, और एवरेज पावर पूछ रहा है, एवरेज पावर, एक चीज सुना, एवरेज पावर का फॉर्मूला मतलब लिखा देता हूं बाबू, सुनो, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला I RMS
वी आर एम एस, पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, वी आई क्या होता है बाबू, तो वी आर एम एस बोलो जल्दी बोलो, आई आर एम एस कॉस फाइव, कॉस फाइव, कॉस फाइव, फाइव को बोलते हैं फेज डिफरेंस, क्योंकि कॉस में साइन में 90 का फेज डिफरेंस होता है, कितना का फेज डिफरेंस होता है 90 का। सर ऐसे भी तो सोच सकते हो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है बट साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू 1, 90 पे जाके 1 होता है, यानी कि 90 का फेज डिफरेंस है, ठीक है ना, तो 90 का फेज डिफरेंस होता है, तो फाइव रखोगे 90 और कॉस 90 जीरो हो जाएगा, एवरेज पावर खत्म। समझिए बात को, मैंने कोई वैल्यू कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉस और साइन में कितना का फेज डिफरेंस होता है 90 का, 90 का फेज डिफरेंस है तो 90 यहाँ रख दोगे और कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो पावर एवरेज जीरो, खत्म, ठीक है, यही है। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा हुआ है, ओके। देखो इसको बोलते हैं पीक करंट, जो 60 है ना वो मैक्सिमम करंट है, पीक करंट या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं इसको, पीक करंट आई नॉट, ध्यान देना, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट दे दिया 60, और आई आर एम एस का फॉर्मूला जो होता है आई आर एम एस का, ध्यान देना, ये कई बार पूछा हुआ है, करंट के लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हो, वोल्टेज के लिए भी लगा सकते हो, बट अभी करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई टू, आई नॉट का वैल्यू रखोगे तुम 60 का रखोगे और रूट टू, अब रूट टू से रेशनलाइज कर दो, ओके, 60 रूट टू बाई टू कर दो 30 रूट टू, 30 रूट टू, आंसर क्या हो जाएगा, क्या बार पूछा हुआ है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ओके, इसको समझो बाबू, इसको समझो, a charge q placed at the center on the line during the two charge q will be the equilibrium if q will be the equal to, सुनो ना पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन तब समझ आएगा, मैं समझा रहा हूँ, एक चार्ज q है, एक चार्ज q प्लस एक चार्ज q है, एक चार्ज q कैपिटल q, ठीक है, एक चार्ज q है, ओके, और सेंटर में एक स्मॉल q चार्ज रखा गया, अब प्लस कोई एक चार्ज बोला इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो तुम क्या करो, सुनो, इस चार्ज को या तो इस चार्ज को बैलेंस कर दो, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स को बैलेंस करो, मान लो कि इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, इस यहाँ ये वाला चार्ज पे, ठीक है, मैं यहाँ लेता हूँ इस चार्ज का, ठीक है, इस पे ये फोर्स, ये चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, तो जितना फोर्स ये लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये लगा रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि दोनों फोर्स बैलेंस होना चाहिए, दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ, अगर ये इसको रिपेल कर रहा है, इसका मतलब दोनों को सेम चार्ज लेना पड़ेगा, मान लो ये प्लस है, दोनों प्लस है, मान लो थोड़ा दिन प्लस है, ठीक है, वैसे कुछ नहीं दिया तो प्लस लेना ही पड़ेगा, मान लो प्लस ले लिया, तो दोनों प्लस चार्ज है क्यू में, तब ना रिपेल कर रहा है वो, ए सुनो, रिपेल कर रहा है, अब गारंटी के ये भी फोर्स पे लगाएगा ना, तो ये लगाने के लिए इसका फोर्स ये इसको प्लस होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा, तब ना ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तब ना ये बैलेंस होगा, तो ये इधर लगाएगा तब ना बैलेंस हो पाएगा, ओके, यानी कि क्यू को माइनस होना पड़ेगा, तो क्यू का वैल्यू बोला माइनस, तो प्लस वाला था ऑप्शन होगा नहीं, ये दोनों काटो, ये काटो, ये काटो, अब ये बचा हुआ है, ये दोनों में से बी में से एस में से कोई होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, ओके, तो दोनों का फोर्स को बैलेंस कर लो, तो मान लो कि टोटल दूरी मान लो ए है, मैं दोनों को ए मान लेता हूँ दूरी, ओके, तो क्या लगा फॉर्मूला होता, इसका फॉर्मूला पहले ये बड़का लगा दो, एफ इक्वल टू एफ डैश, सुनना, तो लिखो के लिखो के लिख देता हूँ, ओके, क्यू स्क्वायर, और टोटल डिस्टेंस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है, बराबर, अब इस छुटका वाले का लगा दो, के बड़का क्यू छुटका क्यू, ऐसे लिख दिया, हाँ, दो ए का होल स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस बड़का क्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a ले लिया, तो इसके लिए लिखेंगे a स्क्वायर, क्या लिखेंगे बताओ, a स्क्वायर स्क्वायर क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू का वैल्यू क्यू बाई 4 आया, आंसर हो जाएगा, माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कि माइनस हम बोल दिए कि उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, इसका जवाब दो बाबू, तो अगर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा तो थीटा 0 डिग्री होगा, इस केस में बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एनर्जी जो होता है मिनिमम होता है, तुमको पढ़े भी होगा साइंस में, जब भी एनर्जी मिनिमम होता है तो स्टेबल होता है, और थीटा जब 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, इन दोनों ही केस में टॉर्क जीरो होता है, नेट टॉर्क भी जीरो, नेट फोर्स भी जीरो, इसलिए इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है नेट टॉर्क जीरो और नेट फोर्स जीरो, ठीक है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, जब एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें एनर्जी मिनिमम होती है, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस पीई, क्या होता है, माइनस इसका वैल्यू होता है माइनस पीई एनर्जी, और इस केस में होता है प्लस पीई। अब इसका इक्विलिब्रियम का मतलब समझाता हूँ, एक होता है, देखो मैं तुम बताऊँ, जैसे एक ये डायग्राम देख लो, एक ये डायग्राम देख लो, ठीक है, मान लो कि एक बॉल यहाँ पर टिका हुआ है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल यहाँ पर टिका हुआ है जी, अगर आप इसको थोड़ा सरकाओगे तो ये वापस नीचे गिर जाएगा, ओके, अभी टिका हुआ तो नेट फोर्स जीरो है, टिका हुआ है, तो यह थोड़ा भी इधर सरकाओगे, थोड़ा भी स्लाइड डिस्प्लेस कर दो नीचे गिर जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इस केस में एनर्जी मैक्सिमम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एनर्जी मैक्सिमम होता है, और इसको थोड़ा सरकाओगे यहाँ तक लाओगे फिर वापस वहीं पे आ जाएगा,
स्लाइटली डिस्प्लेस करने से फिर वापस वो अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाए तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में एनर्जी मिनिमम होता है। तो कई सारी बात बता दी मैंने तुमको इस केस में, ठीक है। तो आंसर बोला है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सो दैट द इलेक्ट्रिकल डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? एंगल 0 डिग्री होगा। तो आंसर क्या हो गया? बताओ, खत्म। कितना इजी है, मैंने यहीं पर थ्योरी बक दिया इसमें, ठीक है। अब चलिए आगे। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, और इसको द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम? बताओ उसका। क्वेश्चन नंबर 30। देखो ये डेटा याद रखना आपको, ठीक है। इंफ्रारेड की जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। विजिबल की 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। अल्ट्रावायलेट की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। और एक्स रे की जो एनर्जी होती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। तो ये तो क्लियर है सर कि इस सवाल का जो आंसर है, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बोलो एक्स रे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर किया है, इसका मतलब कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा। तो आंसर एक्स रे कंफर्म। लेकिन मैं कुछ इसमें चीज सिखा देता हूँ, सिखाओ। देखो तुमको ये पता होना चाहिए, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा, बहुत बार देखते रहना तुम लोग। देखो सी, बोलो सी जी एक्स यू वी आई एम आर, ये आपको पता होना चाहिए। सी मतलब होता है कॉस्मिक रेज, जल्दी बोलो। जी मतलब गामा रेज, एक्स रेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दिस इज विजिबल रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होती है, ऑर्डर की होती है। फिर उसके बाद इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तुमको याद रखना है। तुम बताओ विजुअल में भाई विबज्योर जो आता है, विबज्योर क्या चीज बताओ? विबज्योर। तुमको पता है ना कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो इधर से उधर जाओगे ना, इधर से इधर जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी और एनर्जी घटेगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है E = SC/λ। जिसकी लेमडा कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी लेमडा ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। जब विजुअल में अगर मैं पूछूं बताओ विजुअल में सबसे एनर्जी किससे ज्यादा होगी, तो रेड की एनर्जी सबसे कम होगी और वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। क्लियर हो गया? ये फार्मूला होता है SC/λ। H को फ्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं, C को स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं इन वैक्यूम। अब सुनो, तो अगर तुमसे पूछो कि बताओ इनमें से, एग्जाम में तो सीधे सीधे तुमको पूछेगा कौन कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो देख लो कॉस्मिक रेज तो तुम्हारे आंसर में दिया भी नहीं हुआ, गामा से स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी चलो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। तुमको ये एग्जाम में ये तीनों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे, ये तीनों या चारों पे, ये चारों पे, पांचों पे, ठीक है। अगर तुमसे पूछा बताओ कि पांचों में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो बोलोगे इंफ्रारेड की है। सबसे कम किसकी वेवलेंथ है? गामा रेज की। पांचों में से कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद तुमको बोलेगा सुनो अल्ट्रावायलेट में और इंफ्रारेड में बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? इंफ्रारेड की ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट की कम है। एनर्जी किसकी ज्यादा है? तो एनर्जी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। अब विजुअल बीच में आता है, विजुअल, ठीक है, जो विबज्योर जिसको बोलते हो। समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अब ये कभी कभी एक टर्म बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें से 3 ठो ही नाम दिया रहेगा, चौथा कोई और दिया रहेगा। जैसे दिया रहेगा बीटा रेज। कौन रेज? तो बीटा रेज जो होता है, बीटा रेज इसमें कहीं पर नहीं है। एक्स रेज तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसी को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको चलने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, बस समझे? ये इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो बीटा रेज जो होता है, बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, देख लो। ओके, और बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब कि रेज है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब बनता है तो बनता है कौन रे? बीटा इलेक्ट्रॉन, बीटा रेज। कौन रेज? बीटा रेज। अब बीटा रेज पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बना होता है। बट इस पर कोई चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कोई चार्ज नहीं होता, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन भी शो नहीं करता है, ठीक है। आ जाओ, तो आंसर समझ में आ गया, एक्स रेज। ओके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मींस एक्सरे है। बाकी सबका एनर्जी जो देख लो, मैंने सबका लिखा दिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर तुमको देखने से लग रहा है इंफ्रारेड की इलेक्ट्रॉन देख लो, एनर्जी देख लो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है। इंफ्रारेड की एनर्जी सबसे देखो, इंफ्रारेड, उसके बाद कौन है? विजुअल, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद क्या है? एक्स रेज, ठीक है। इंफ्रारेड का तुम सोच लो ना, एनर्जी कम क्यों जानते हो? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है। उससे कम वेवलेंथ विजुअल का है, तो उसका एनर्जी उससे ज्यादा, उसका एनर्जी उससे ज्यादा, उसका एनर्जी उससे ज्यादा। एक्सरे की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर किया, देख लो, समझे बात को? तो ये मैंने उसी के हिसाब से लिख दिया तुम्हारे।
आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया। चलिए अब आगे सुनो गौर से, ये क्या बार पूछा हुआ है, द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर सोलेनॉइड इज, ओके मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पढ़े थे, एक पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो बताया इस सवाल से पहले बताया ना, क्या था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था। ये हो गया, मैं बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं यू ही लिख देता हूँ, यू यू ई कल लिख देता हूँ, यू ई स्मॉल यू ई, स्मॉल यू ई, स्मॉल यू के लिए एनर्जी डेंसिटी इस्तेमाल होता है ना। यू बी होता है, क्या बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कर दो वहां पे, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके सो दिस इज द मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। से पहले सॉल्व किया एक है ना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट होता है वहां पे 1/v नॉट हो जाता है, बस यही अंतर, बाकी सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। क्वेश्चन बोला है कि फार्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, चाहे सोलेनॉइड का बोले चाहे वो इंडक्टर का बोले, किसी का बोले फार्मूला ये रहेगा। आंसर बताओ क्या होगा, कमेंट में देखो आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आई थिंक बात समझ में आ गई है। अब दो अभी जो समझाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ, कौन के पास मिनिमम वेवलेंथ है जल्दी बताओ। ओके मिनिमम वेवलेंथ है, वेवलेंथ बताते ना, इधर से इधर जाओ तो वेवलेंथ बढ़ता है। ओके तो बताओ अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, माइक्रोवेव, गामा रेज। गामा रेज पहले इधर था, आंसर कहां जाएगा था, सी की डी। अरे पहले कहां पढ़े, सी जी एक्स, याद करने का ट्रिक सुनो, सी जी एक्स यूबीआई एम आर, सी जी एक्स यूबीआई एम आर। तो बताओ सी जी एक्स लिखो, यहाँ पे लिखो, तुमको समझ में आ जाएगा, सी जी एक्स यूबीआई एम आर। अब तुम बताओ जो भी इधर होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तुम बताओ पहले कौन है, पहले सबसे इधर कौन है, गामा तो है ना, इधर गामा है ना, आंसर कहां जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है, इधर वाले का वेवलेंथ कम होगा उधर वाले का वेवलेंथ ज्यादा होगा, या गामा या, ठीक है ये गामा है, ये एक्सरे है, ये अल्ट्रावायलेट है, ये विजिबल है, ये इंफ्रारेड है, ये माइक्रोवेव है, ये रेडियो वेव है। तो तुमको देखने से आ रहा है कि गामा का रेस का वेवलेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि इधर अब मिनिमम पूछ रहा है, ये समझना है। क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये तुमको याद है सीजीएक्स यूबीआई एमआर, तो तुमको ये याद रखना, मिनिमम वेवलेंथ इधर वाले का और मैक्सिमम वेवलेंथ उधर वाले का, इसको ये याद ना रहेगा तो तुमका करना विव जीरो याद रखना। विजिबल में विव जीरो होता ना, तो विव जीरो जानते हो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो याद ही रहता है 400 से 700 नैनोमीटर, ओके वो उसका रेंज है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो रेड का उधर वाले का ज्यादा है, इसका उधर जो भी होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, इधर वाले का वेवलेंथ कम होगा, तो गामा सबसे इधर लास्ट में है, तो गामा का वेवलेंथ सबसे कम है, मिनिमम। मैक्सिमम पूछता है इनमें से चारों में से, मैक्सिमम किसका आता है जल्दी बताओ, माइक्रोवेव का होता है मैक्सिमम, क्योंकि माइक्रोवेव इधर आ रहा है, ठीक है ये चारों में से, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ के पढ़ो, बहुत आसान लगेगा। चलो ये है, अब एक इसमें तुमको सिखा देता हूँ, ये इंपिडेंस पूछ रहा है। एक बात सुनो अच्छा से, मैं तुमको कुछ बातें अभी समझा देता हूँ, ध्यान दो, सुनो 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 सुनो, बताता हूँ, सुनो। देखो एसी सर्किट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, सुना, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस, क्या बोलते हैं उसको, इंपीडेंस, जेड लिखा जाता है, जेड, जेड का फॉर्मूला होता है, जेड का फॉर्मूला सुनिए, बोलो आर स्क्वायर, ओके एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है रूट के अंदर, ये टोटल इंपीडेंस है। और ये सर एक्सएल क्या है, एक्सएल को बोलते हैं, ध्यान सुना इंपॉर्टेंट है, एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टर, एल से इंडक्टेंस होता है तो उसका, तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, याद है ना, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एल तुम्हारा इंडक्टेंस है, याद रखना, ये फॉर्मूला डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर पूछ सकता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद एक होता है एक्सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखो, इंडक्टेंस एसी सर्किट के अंदर इंडक्टेंस के अपोजिशन को, रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है, एसी सर्किट में कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है, और टोटल रेजिस्टेंस को कहते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस का भी एसआई यूनिट ओम होता है, रिएक्टेंस का एसआई यूनिट भी ओम होता है, रेजिस्टेंस का भी एसआई यूनिट ओम होता है, तीनों चीज सेम ही है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, बट यही है कि इंडक्टेंस वर्ड इस्तेमाल किया गया एक्सएल और एक्सी के लिए, यानी कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव के लिए, और रेजिस्टेंस वर्ड इस्तेमाल किया गया रेजिस्टर के लिए, लेकिन इंपीडेंस वर्ड इस्तेमाल किया गया सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ω_c, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक्सएल एक्सी से बड़ा, एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, जब एक्सएल एक्सी के, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, जेड मिनिमम हो जाता है, जेड मिनिमम सबसे कम मिनिमम हो जाती है, और उसकी वैल्यू आर के बराबर आ जाती है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ओके। अब मिनिमम रेजिस्टेंस होता है तो करंट मैक्सिमम होता है, करंट क्या होता है,
करंट मैक्सिमम होता है। करंट मैक्सिमम है तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। उस केस में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होता है। और इसको तुम एक्सएल की जगह तुम लिख सकते हो ओमेगा एल, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा नॉट कर दो एल, और ओमेगा 1/ओमेगा नॉट सी। ओमेगा नॉट क्यों बोलते हैं? ओके, ओमेगा नॉट का मतलब हुआ कि वो फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंस आ गया है, ओके। तो यहां से ओमेगा नॉट को अकेला करोगे तुम तो 1/√LC होता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। बोले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, क्या बताओ? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये में 2 पाई से तुम डिवाइड कर दोगे। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, ये भी याद रखना। ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट होता है, ठीक है। तो 2 पाई बट्टा में चला जाएगा तो तुमको एफ नॉट निकल जाएगा। एफ नॉट का वैल्यू होता है 2 पाई √LC है, ठीक है। या तुम इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई √, जैसे ही तो लिखे थे वैसे ही लिखे थे, कोई बात नहीं है। हम ऐसे हम सोच रहे थे उल्टा करके, ऐसे 1/2 पाई अलग कर लो ऐसे, अब 1/√LC को, तो बात सेम ही है ना, तो वही एक के साथ कर दो। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेजोनेंस कंडीशन किसको बोलते हैं? जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो। एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो मेरा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, यानी कि इंपेडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी। इंपेडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा। अरे रुकावट कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो मैक्सिमम करंट। उस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो 1/√LC के बराबर होता है, जो कि ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी और पूछेगा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, तो ये वाला 1/2 पाई √LC बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, मैंने पूरा रिपीट कर दिया एक के साथ, ठीक है। चलिए अजय, ये नोट्स मिल जाएगा तुमको, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो आंसर बताओ क्या बोला? इंपेडेंस आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट। एक चीज हो सुनो, इसमें दो ई वाला एग्जांपल अगर देखोगे तो इसमें सी भी है, एल भी है और आर भी है। इसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? और केवल आरसी बोल रहा है ना, आरसी, केवल आरसी, तो आरसी में तुमको आएगा आर और सी, तो केवल आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, खत्म। और एक बोलेगा आरएल सर्किट, आरएल सर्किट, आर होगा और एल होगा, एक्सएल होगा। तो अगर आरसी सर्किट है √R² प्लस एक्सी का स्क्वायर। आरएल सर्किट बोलेगा तो आर का √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, समझे उसको। और एलसीआर है तो तीनों आ जाएगा, तो एक्सएल में से एक्सी घटाना पड़ेगा, तो हो गया। तो तुमको क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, देखो देखो, आरसी सर्किट में देखो, तो आर √R² प्लस एक्सी स्क्वायर, और एक्सी का वैल्यू पढ़े थे 1/ωc, 1/ कहां पर है बताओ? समझ गई लड़की, समझ आया? एक्सी है ये, एक्सी, एक्सी का वैल्यू 1/ωc, देखो या एक्सी का वैल्यू 1/, ये समझा है ना कि एक्सी का वैल्यू ओमेगा से पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट है, सीधे पूछे हुआ एग्जाम में, ठीक है। आई थिंक बात समझे आ गई है, क्लियर हो गया? क्लियर, चलो अब चलते हैं। आ गया लो। which of the following is correct for angular frequency of oscillation for an ideal LC circuit? बताओ, अभी बताया था, बताओ अभी बताया था। सेम भाई, रेजोनेंट कंडीशन वाला, रेजोनेंट कंडीशन बताओ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 34, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। 1/√LC, ये रेजोनेंट कंडीशन वाला, ठीक है। चलो या आ जाओ, ये क्वेश्चन फिर अभी आ गया। एलसीआर सर्किट है, बोला विच करेक्ट इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस है, सीरीज एलसीआर सर्किट, तो उसके लिए क्या कंडीशन सही होगा बताओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगा, खत्म। समझ आ गया? देखो एक थ्योरी पढ़ाने से पूरा क्लियर हो गया। अब एक बार थ्योरी तुमको पढ़ा दिया, बार बार जब तुम इस्तेमाल होगा तो तुम प्रैक्टिस करते करते कितना क्वेश्चन याद हो जाएगा, एग्जाम में कैसे भी ट्विस्ट करे तुमको बन जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए, हाँ, द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल इज, पावर फैक्टर दो, चोक कॉइल एक ऐसा कॉइल है जिसमें पावर का लॉस नहीं होता है। अब पावर का लॉस मैंने इससे पहले पढ़ा था, पावर का लॉस कब नहीं होता है? जब cos phi 0, cos phi कब 0 होता है? 90 का। जब फेज डिफरेंस 90 का होता है तो बोलो पावर एवरेज 0 होता है, यानी पावर लॉस नहीं होता है। तो पावर कब बोल रहा है? पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल इज, cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर, याद रखना, cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर, ओके। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, इसका आंसर होगा 0, क्योंकि फाई कितना होता है बताओ? 90 डिग्री, ठीक है। इस केस में मैंने चोक कॉइल में वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री तो पावर एवरेज 0 होगा, यानी पावर फैक्टर 0 होगा, ओके। तो वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, पावर ही कंज्यूम नहीं करेगा, ओके। तो आंसर आ जाएगा सी। तो आई थिंक बात समझे आ रहा है। ये क्वेश्चन तो हम लोग डायरेक्टली पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला ही है, डायरेक्टली फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। टू सेल्स हैविंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 E2 और इंटरनल रिलेशंस का R1 R2 दे दिया, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन आंसर होगा? कोई बोल रहा है? बी, परफेक्ट है, ये फॉर्मूला ही है। E1 E2 उसका ईएमएफ है सेल का, और R1 R2 उसका इंटरनल रिलेशंस है। ये फॉर्मूला होता है E1 R2 E2 R1। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 1 के साथ 2 R2 के साथ 1, देख लिया याद रखना, ओके। डायरेक्टली याद रखना। जैसे तुम लोग क्लास 10 में मैथमेटिक्स में जब तुम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 10 में,
तो एक पढ़े हुए कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र याद है, तो पढ़े हुए m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m, वैसा ही है, वैसा ही है, कभी नहीं भूलोगे, कई बार पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और सीरीज कॉम्बिनेशन तो डायरेक्टली जुड़ जाता है, पता है तुमको, r बराबर r1 प्लस r2 पता है, ठीक है, e बराबर e1 प्लस e2, ओके समझ आ गया। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया अच्छे से। तो यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ अब 1 1 है, बट यहाँ पर क्या है, e1 2 है, 1 2 के साथ आंसर होना चाहिए, ओके क्लियर है। चलिए तो घुमाने के लिए बच्चे को बोल देता है। अब आ जाओ, गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया गया था, तो देखो मूविंग कॉइल एक चीज समझो, अच्छा समझाता हूँ, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका ये निडल है, ये निडल है। देखो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो सर्किट में करंट के प्रेजेंस का पता लगाता है, करंट के प्रेजेंस का को डिटेक्ट करता है, ओके इट इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, माने करंट है कि नहीं है। जैसे करंट होगा ना तो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे, इधर करेगा या इधर करेगा। तो करंट, गैल्वेनोमीटर करंट की उपस्थिति का भी जांच करता है, करंट की छोटी छोटी वैल्यू को मेजर भी करता है, और करंट के डायरेक्शन को भी बताता है, करंट किधर है, ओके इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। बट अमीटर भी करंट मापता है, तो अमीटर लेकिन करंट के बड़े वैल्यू में मापता है, ओके बट वो उपस्थिति का जांच नहीं करता, खाली मापता है, मेजरमेंट देता है, बट ये उपस्थिति का जांच करता है और उसका डायरेक्शन भी बताता है, और छोटा वैल्यू को मापता भी है, ये गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की खास बात बताता हूँ कि जो डिफ्लेक्शन है ना, ये डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो ये एंगल पे, एंगल पे, ओके एंगल पे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा एंगल बनेगा, अरे लॉजिकल है ना, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन फ्लो करेगा, तो एंगल ज्यादा बनेगा, कम करंट फ्लो करेगा तो कम डिफ्लेक्शन होगा, ऑब्वियसली है ना। तो ये तो आंसर कहां होगा, आई थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहां पर बताओ, आई थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां पर रहता है, लेता बी। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ये प्रिंसिपल भी बताए थे कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, होगा एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है क्लियर, डायरेक्टली है, याद रखना आपको। अब चलो, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। देखो एक चीज, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, सुनो सुनो, जैसे सॉफ्ट आयरन है, आयरन, ओके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते जानते हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे तो मैग्नेटाइज होता है, बहुत हाईली मैग्नेटाइज होता है, उसके अंदर डोमेन थ्योरी लगता है, डोमेन थ्योरी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जितना भी मैग्नेटिक डायपोल होगा सबका सब अलाइन कर जाएगा उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है ध्यान दो, सुन रहे हो। तो एक होता है पारामैग्नेटिक मटेरियल, कौन सी होता है, सुनो दोनों में अंतर बताता हूँ। पारामैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज होता है, और ये जो जो तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, दोनों में ये फर्क है। लेकिन चूंकि इससे पावरफुल मैग्नेटाइज होता है कौन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ओके। लेकिन जैसे टेम्परेचर, जानते हो टेम्परेचर बढ़ाने से, ध्यान सुनो, अगर ये चुंबक है ना, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके चुंबकीय गुण घटेगी कि बढ़ेगी, ये बताओ, इसकी चुंबकीय गुण बढ़ेगी घटेगी, घट जाएगी, क्योंकि चुंबकीय गुण जो है वो टेम्परेचर के साथ घट जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर का जो डायपोल होगा ना, वो अभी डायपोल एक लाइन में अलाइन है, ओके तो नेट डायपोल मोमेंट आ रहा है, ओके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो ये अलाइन इसका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका कारण मैग्नेटाइजेशन इसकी घट जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बिहेवियर कम होने लगती है, उसकी मैग्नेटाइजेशन घटने लगती है, और घटते घटते वो पारामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है, बात समझिए। लेकिन एक टेम्परेचर होता है जहां पर से फेरोमैग्नेटिक का पूरा डोमेन जो है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है, ओके, और वो पारामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ओके। क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पारामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बताओ इसका, above a Curie temperature ferromagnetic material becomes paramagnetic material, ठीक है क्लियर हो गया। और डायमैग्नेटिक मटेरियल तो वो मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ठीक है। चुंबक बनाने में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर हो गया। अच्छा एक और बात बता देता हूं, चलो आगे देख लेंगे, ओके आगे आएगा। तो ये सुनो बाबू, ये कहाँ हुआ जी, या ये द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के बारे में थोड़ा सुन लो, आजा आजा आजा, ये अर्थ है, देखो
नहीं बोलो ना, समझना है बस खाली। एक तो चल नहीं रहा यार। दो ये तुम जानते हो ये इसको इक्वेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इस लाइन को? इक्वेटर, ऐसे बोलते हैं पोल। ये क्या होता है बताओ तो? पोल। ठीक है, सुनो बता रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे है? ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे तुम कंपास रखोगे ना, कंपास इक्वेटर पे, इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, और ये तुम्हारा पोल है। ठीक है, अर्थ का। ओके, इक्वेटर पे ध्यान सुना, अगर तुम कंपास, मैग्नेटिक कंपास रखो तो मैग्नेटिक कंपास ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, देखिए एंगल 0 डिग्री होता है यहाँ पे, क्या 0 डिग्री होता है? और यहाँ पर रखो देखिए मैग्नेटिक कंपास ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, यानी कि एंगल कितना होता है? 90। कितना होता है बताओ? तो पोल पे एंगल होता है 90 डिग्री, और उसके अलावा इक्वेटर पे तो होता है 0 डिग्री, ये याद रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंगल, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? पोल पे पूछ रहा है 90 डिग्री, पोल पे 90 डिग्री हो जाएगा, और अर्थ इक्वेटर पे पूछता तो 0 डिग्री। पोल पे दे दिया, एग्जाम में दे देगा इक्वेटर पे, तो इसलिए समझा दिया, दोनों बात समझा दिया। कोई दिक्कत? आ जाओ। If phi is the phase difference between alternating current and electromotive force, okay, then power factor is, अभी बताए थे किसको पावर फैक्टर बोलते हैं, अभी बताए थे, tan phi को, sin phi को, cos phi को, cos square phi को। आंसर बताओ ना, आंसर बताओ ना, ऑप्शन बताओ। डी, गुड, डी आंसर हो जाएगा। डी, डी को बोलते हैं, cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर, phi तो फेज डिफरेंस है, cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में P एवरेज इक्वल टू होता है V RMS I RMS और cos phi बोलते हैं पावर फैक्टर। ओके, अब ये दो, ये क्वेश्चन ये आ गया। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस जल्दी बताओ इसका। ओम, गुड, समझ में आ गया। रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। इंपीडेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, चाहे तुमको इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, रेजिस्टेंस, तीनों का यूनिट सेम होता है। ठीक है गाइस, चलिए। Which of the following is not an electromagnetic spectrum? अभी बताया था बीटा रेज। बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, तो नेगेटिव चार्ज है, बाकी ये सब जो है सब तुम्हारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है। ठीक है, ये सब पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो बोला कौन नहीं है, तो बीटा रेज। क्लियर हो गया? याद होना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद करो, ये याद करो। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? देखो ना, क्रिटिकल एंगल आई से लिखे, थीटा से लिख दे, थीटा से लिख दे, ऐसा पढ़े थे हम लोग का फॉर्मूला पढ़ते हैं, थीटा सी इक्वल टू, रुको ना, हम लोग क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन थीटा बराबर, रुको ऐसे पढ़ते, रुको सुनो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, ओके, हम लोग पढ़ते 1/sin थीटा सी, sin थीटा सी, ये ना था? अरे बोलो ना, या इसको ऐसे लिखा था sin थीटा सी बराबर 1/μ, पढ़े ना पढ़े थे। बट ये फॉर्मूला तब लगाना है जब ऊपर में एयर हो, माने कि लाइट कहां से जाती है? डेंसर से रेयर में, तो क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं। तो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो अगर लाइट डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में 90 डिग्री पे चला जाए, 90 डिग्री पे चला जाए, तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में बना था उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। याद आया? तो उसका फॉर्मूला हम लोग ये डिफाइन किए थे, लेकिन वो बाहर में एयर था तब ना बोलिए थे। बट इसको याद करने का तरीका सही है, ऐसे लिखना है, ऐसे म्यू रेयर, बोलो म्यू रेयर और म्यू डेंसर, ये तरीका है, ये याद रखना। ठीक है, म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर, माने sin थीटा इज c इक्वल टू होता है म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। क्वेश्चन में क्या बोला, इसको क्या बोलोगे? याद है? इसको बोलने का तरीका याद है? याद है? यहाँ लिख देता हूँ, sin थीटा c इज इक्वल टू relative refractive index of rarer medium with respect to denser medium, ये ना वो ऊपर वाला ना। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है? if theta is the critical angle for glass to air, glass to air, ठीक है, the refractive index of the air with respect to glass, air का refractive index बोल रहा है ग्लास का रिस्पेक्ट, air तो तुम्हारा rarer medium है और ग्लास डेंसर मीडियम है, आंसर ये sin थीटा ही हो जाएगा। आंसर कितना चक्का मारते हैं तो 1/sin थीटा, ऑप्शन नहीं दिया वैसे, आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि रेयर का पूछ रहा है। अगर डेंसर का पूछता तो 1/sin थीटा सी हो जाता। अगर ये क्वेश्चन बोलता कि चलो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में बताओ, तो आंसर हो जाएगा 1/sin थीटा सी। ठीक है, ये आंसर होगा 1/sin थीटा सी, sin थीटा ही लिख दो खाली। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, सॉरी उल्टा लिख दिएगा, सॉरी गाइस, सॉरी, ये हो गया ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? ओके, और एयर का पूछता अगर तो बोलो एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो sin थीटा सी हो जाएगा ना, जो कि अभी यही पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द योर क्वेश्चन। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, सब ऑप्टिक्स का स्टार्ट हो गया है, आ जाओ इसका आंसर बताओ। मस्त क्वेश्चन है ये। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका दे दिया 1.5, लेंस का इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, उस लेंस का एयर में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब उस लेंस को एक मीडियम में डाल दिया गया है,
उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? उसी सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जल्दी बताओ क्या होगा? क्या होगा? फॉर्मूला 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 मुझे चाहिए, फॉर्मूला बता, फॉर्मूला का पढ़े, लेंस मेकर फॉर्मूला का पढ़े। 1/f इक्वल टू, भूल नहीं गया, लेंस मेकर फॉर्मूला की बात हो रही है, म्यू माइनस 1 या n माइनस 1 जो है 1/r1 माइनस 1/r2। ये था, ये r1 r2 का चिंता मत करो कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, जुड़ जाएगा, टेंशन लेना। जो चीजें यहाँ है, म्यू क्या, व्हाट इज म्यू? म्यू को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कितना होगा यहाँ बताओ? क्या बोल रहा है कि लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और जिस मीडियम में इसको डाला गया उसका भी 1.5 है, तो रिलेटिव क्या होगा? क्या लिखोगे? म्यू 2/μ1 ऐसा लिखोगे, म्यू डेंसर बाय म्यू 1 है ना, ये दोनों सेम ही है। ये अरे बोलो ना, इसको चर्चा नहीं करो अंदर जैसे, तो सेम ही हो जाएगा क्वेश्चन सेम ही है दोनों का। लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और जो मीडियम में रिफ्रैक्टिव लेंस को डुबाया गया है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो दोनों सेम ही हो गया, म्यू 2/μ1 यानी म्यू म्यू काट दो। ओके, मैं तो इसको हटा दूंगा, सेम ही हो गया। तो आंसर हो जाएगा 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो ये डिटो लिखा हुआ है, 11 नहीं लिखा हुआ है, डिटो डिटो डिटो। ओके, तो ये तो 0 हो गया, पर आंसर क्या हो गया? जब 1/f का वैल्यू 0 है, 1/f का वैल्यू 0 है, तो f का वैल्यू क्या होगा? ये जल्दी बोलो। इन्फिनिटी। गुड, आंसर क्या हो जाएगा? डी। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो आंसर इन्फिनिटी आई कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। अच्छा, ये एयर में हम लोग पढ़े थे कि वाटर में 4 गुना हो जाता है, याद है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर इज 4 टाइम्स इन एयर, याद है? तो अगर एयर में 20 सेंटीमीटर, वाटर में बोला, वाटर में डुबा दिया गया है, तो आंसर हो जाता है 80 फोकल लेंथ। बट यहाँ पर तो दोनों का लेंस मटेरियल ही सेम है, समझिए बात को, मटेरियल ही सेम है, तो लाजमी है ओके कि इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, मतलब f की वैल्यू 0 तो f की वैल्यू इनफाइनाइट। ओके, क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप का, आ गया आपका। A convex lens of 4 diopter power is used as a simple microscope। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस तो सिंगल एक ही लेंस होता है उसके अंदर, याद है? ओके, मैग्नीफाइंग पावर ये फॉर्मूला याद है? उसे हम लोग पढ़ते हैं m बराबर 1 + d/f, याद है? ठीक है, d/f, ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मिनिमम था d/f। ओके, तो मिनिमम तो इसमें कोई मतलब नहीं, मिनिमम का मैग्नीफाई करना है, दिखना है चीजों को सामने बड़ा करके, तो ये लिखा लगाओगे। ठीक है, अब कुछ बताओ, d तो 25 सेंटीमीटर, f निकालना पड़ेगा, तो उस लेंस का पावर दे दिया कितना? 4 डायोप्टर। देखो ना इधर, इधर देखो, पावर कितना दे दिया? तो पावर तो 4 डायोप्टर है, तो पावर से तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो, बताओ। हाँ, तो f = 100/p, 100/p कर दे, सेंटीमीटर में आ जाएगा। p का वैल्यू बोलो, 4, 25 होगा 100, प्लस 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। हो गया? अरे आ गया तो हो गया आंसर, 1 + d का वैल्यू 25/25, पावर में फोकल लेंथ निकाल चुके ना, कैंसिल, आंसर हो जाएगा 1 + 1, क्या हो जाएगा? 2, आंसर हो जाएगा। आपको बचा वाला सर इसका मिनिमम वाला भी तो मिनिमम निकालते तो 1 आता, d/f आता, 1 आता। बट क्वेश्चन सुनो, सिंपल माइक्रोस्कोप में तो उसका मकसद ये था चीजों को मैग्नीफाई करके देखना, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा ही देखना था, आंसर कर लोगे। बाकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और किसी में कुछ ना बोले तो डिस्कस कर लेना कि वो नॉर्मल एडजस्टमेंट ही लेना है, यानी कि इन्फिनिटी वाला, बट इस केस में तो बड़ा करना मकसद है खास तौर से। ठीक है, चलिए समझ में आ गया अच्छे से? आंसर कौन हो गया? 2 इसका आंसर था द इमेज ऑफ एनी बॉडी फॉर्म्ड एट द रेटिना। ओके, द इमेज ऑफ एनी बॉडी फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आईज, बताओ। डी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो बचपन से जानते आए हो, कक्षा का बच्चा भी बता देगा। ठीक है, बस ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा करके दिखाता है। ओके, चलिए ये बताओ, विद द राइज ऑफ वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है? याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है, कैसा होता है बताओ? उल्टा है, जिस ओके हाँ, तो अगर रिफ्रैक्टिव ये वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। वाह बेटी, कमाल कर दी। देखो इस तरह क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अब बहुत सारा चीज क्लियर होगा तुमको, समझ बनाओगे तो कितना मतलब खाली रट लेगा, रटने से काम नहीं चलने वाला है, 6 7 नहीं है ये। ओके, आ जाओ यहाँ देखते हैं, पढ़ो इसको। द विड्थ ऑफ द फ्रिंज इन इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट ड्यू टू द टू कोहेरेंट फेज ऑफ सोर्स इज, बताओ इसका। ओके, क्विकली बताओ, क्विकली गाइस बताओ। ओके, एक चीज मैं तुमको बताऊंगा, ये वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है, ठीक है? इसका तुम बता, सुनो ना पहले फॉर्मूला होता, सुनो बता रहा हूँ, फॉर्मूला होता बीटा इक्वल टू
ये क्वेश्चन देखो, द विड्थ ऑफ फ्रिंज इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू टू कोहेरेंट फेज सोर्स इज, दो एक चीज समझाता हूँ, फॉर्मूला सुनो। फ्रिंज विड्थ जो होता है, ये वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है, बीटा इज इक्वल टू होता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। ओके, ये लेमडा वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, कैपिटल डी जो होता है, तो ये कैपिटल डी जो होता है वो डिस्टेंस होता है, ये होता है यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर लाइट सोर्स होता है, उनके बीच का दूरी होता है डी, ठीक है। और ई जो है, डी जो है ये विड्थ है, ये डी जो है ये डिस्टेंस है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी है, ठीक है। ऐसे सुन दो, ये स्मॉल डी, सुनो नहीं बोलो, तुम बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो बीटा को तुम ध्यान से देखो, फॉर्मूला को, फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए वाला, मैंने बोला ना कि फॉर्मूला अगर तुमको याद रहेगा तो तुमको कई सारा रिश्ता पूछ देगा इसमें से। बोलो लेमडा के डायरेक्टली कि इनवर्सली है, जल्दी बताओ। बीटा लेमडा के डायरेक्टली है, लेमडा बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। विड्थ ऑफ फ्रिंज, बीटा को बोलते हैं विड्थ ऑफ फ्रिंज है, फ्रिंज विड्थ, ओके, प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। बताओ कौन आंसर, देखो ना लेमडा के डायरेक्टली है, कितना गंदी जवाब दे रही हो, इसलिए क्या फॉर्मूला। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ए। कोई दिक्कत, चलिए या सुनिए, एक वेव ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस ऑब्टेन फ्रॉम द शार्प स्ट्रेट एज। सुनो, इंटरफेरेंस फ्रिंज जो होता है, इंटरफेरेंस फ्रिंज वो इक्वल विड्थ का होता है, इक्वल विड्थ का, बट ये डिफ्रैक्शन फ्रिंज जो होता है वो इक्वल विड्थ का कहां पर होता है, इक्वल विड्थ का नहीं होता, कहां पर बताओ, आर ऑफ इक्वल विड्थ, आर नॉट ऑफ इक्वल विड्थ, आंसर क्या हो जाएगा, आर नॉट इक्वल। ओके चलो, एक फॉर्मूला होता है आपको, इसको बोलते हैं, सुनो ना इंग्लिश में देखो, फ्रिजनल डिस्टेंस, जेड को बोलते हैं फ्रिजनल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूला बताता हूं। ओके, ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर बाय लेमडा, ए स्क्वायर बाय लेमडा, ये फॉर्मूला होता है। बताओ इसका, इसमें देखो कौन फॉर्मूला डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, क्विकली बताओ, क्विकली बी आंसर, सीधे आंसर बी मार दो, फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर बाय लेमडा, ठीक है। चलिए, नहीं बोलो बाबू, देखो, या a ray of light is incident on a glass plate at an angle 60 degree. If reflected and refracted rays are normal to each other, then the refractive index of the material is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो देखो देखते हैं, ये लाइट रे आई कितना डिग्री पे आई, 60 डिग्री आई, ठीक है, सुन रहे हो, और लाइट कुछ रिफ्रैक्ट कर गया इसे करके, और कुछ रिफ्लेक्ट कर गया इसे, ठीक है, ये दोनों एंगल 90 ऐसे है, और ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, कितना दे दिया बताओ, 30 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रहा है, देख लो 60 डिग्री नहीं, 30 डिग्री नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, खाली बोला नॉर्मल है। चलो रुको 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 रुको, हाँ हो गया, ये नॉर्मल है, कितना बताओ क्या है, नॉर्मल। क्वेश्चन बोल रहा है a ray of light is incident on a glass plate at an angle 60 degree if reflected and refracted rays are normal to each other, 90 डिग्री पर है तो, ठीक है 90 डिग्री पे, ओके, इज देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, अगर 60 डिग्री पे आया है तो ये 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत किसी को, ओके, ई 90 तो 30 होवे करेगा, तब ना 90 पड़ेगा, 180 एक लाइन पे होता है, तो हो गया साइन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है, तो फॉर्मूला का पड़े म्यू इक्वल टू था, म्यू इक्वल टू sin i बाय sin r, sin i बाय तो sin 60 डिग्री बटा sin r हो गया sin 30 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को, sin 60 का वैल्यू बोलो √3/2 और sin 30 का वैल्यू बोलो -2 कैंसिल, कितना आंसर हो गया, क्लियर हो गया, ये समझाया। देखो क्वेश्चन फिर सुनो, क्वेश्चन सुनो, बोला है कि एक लाइट ग्लास सरफेस पे 60 डिग्री पे आ रहा है और वो रिफ्रैक्शन भी शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन भी शो कर रहा है, तो हाँ नॉर्मली रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, बट हम लोग रिफ्लेक्शन के टाइम में रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन के टाइम में रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो बोला कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, आपतित परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे 90 डिग्री पे है, 90 है, अगर ये 60 है 60 तो होवे करेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आर बोला ये 90 है तो गारंटी की ये टोटल एंगल 180 होता है, ये 90 ये 60 तो गारंटी की 30 होगा, तो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता चल गया। अब फॉर्मूला का पढ़ो म्यू इक्वल टू sin i बाय sin r, तो sin i 60 डिग्री है, sin r हो गया 30 डिग्री, आंसर निकाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहते हैं, क्लियर हो गया, आसान है। अब यहाँ पर से तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स, थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा सा कहानी सुन लो, थोड़ा सा, तो फटाफट देख लो, मैं दिखाता हूँ, उसमें नहीं लिखेंगे, उसमें ये हो जाता है, सुनिए थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स की बात सुन लीजिए आप लोग, थोड़ा सा गाइस, ओके, देखिए मॉडर्न फिजिक्स में सुनो, जब लाइट, तुम लोग पढ़े होगे कि जब लाइट मेटल के सरफेस पे पड़ती है, ओके, मेटल के सरफेस पड़ती है, लाइट आई, ठीक है, लाइट की एनर्जी मान लो कि ई है, ठीक है गाइस, क्लियर हो गया, ये लाइट आई इंसिडेंट लाइट, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो भी लाइट एनर्जी आती है, एनर्जी दो जगह खर्चा होता है, एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्चा होता है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और एक कुछ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो सुनो,
तुमको मैं बोलूं कि 100 जूल एनर्जी आया, कितना आसान, तुम देखो 100 जूल एनर्जी आया। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने में खर्चा हुआ 20 जूल, तो इलेक्ट्रॉन को कितना मिलेगा? 80 जूल। 80 जूल चला जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा सर? काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, वो हमेशा जितना एनर्जी तुम डाले हो उसमें से कितना एनर्जी खर्चा किया हो यहाँ पर निकालने में, नीचे से ऊपर में, ओके, तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, या डब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है, EW ऐसे, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ये हो गया वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, ओके, और इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगा उतना मिलेगा, ठीक है। तो यही है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ये सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन में क्या बोला, पढ़ो तो, क्वेश्चन को सही से पढ़ो। Light of frequency nu is incident on a metal of work function W. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons will be, आंसर क्या होगा बताओ? C, सही बोला, जो भी C बोला है। H नहीं हो गया वही वर्क, ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, W हो गया वर्क फंक्शन, घट रहा है, घटाने का जब जो बचेगा वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर हो गया? आई थिंक बात समझे आ गया। अब बताओ, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है गाइस, डायरेक्टली फॉर्मूला है, SC बाय लैम्डा। बताओ which of the following represent the momentum photon? Okay, momentum, ये तो SC बाय लैम्डा एनर्जी का फॉर्मूला है, थोड़ा दिखा देता हूँ, आजा देखो ये भी सुन लो। S एनर्जी का फॉर्मूला होता है SC बाय लैम्डा, SC बाय, रुको ना, ये एनर्जी का फॉर्मूला SC बाय लैम्डा, सुनो ना पहले, SC बाय लैम्डा, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू लैम्डा बाय, रुको पहले, लैम्डा इक्वल टू, ओके, H बाय P, ये फॉर्मूला, ये याद रखना, ये भी काम का बहुत काम, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। ये P की जगह तुम चाहो तो MP लिख सकते हो, ओके। तो हाँ, यहाँ से एक और फॉर्मूला बता सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू H बाय MP, MP v वेलोसिटी है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये लैम्डा का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, तो P इक्वल टू, अगर लैम्डा इक्वल टू निकालना तो H बाय P बोल दो, P इक्वल टू बोलना तो H बाय लैम्डा बोलना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो तो, क्या बोल रहा है? विद द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम पूछा है, तो H बाय लैम्डा कहां पर है बताओ? H बाय लैम्डा, सी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन सब, रिपीटेड क्वेश्चन सब है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। एनर्जी का फॉर्मूला SC बाय लैम्डा, ठीक है, एनर्जी पूछेगा तो SC बाय लैम्डा। अब सुनो, अब ये भी सिखा देता हूँ मैं तुमको, अच्छा एक चीज समझो, गजब गजब चीज है ये, इसका जवाब दो। तुम लोग 11th में भी पढ़े हो उसको, 12th में भी था, फिजिक्स में 12th में और 11th में केमिस्ट्री में, ठीक है गाइस, बताओ इसका जवाब दो। चलो मैं तुमको समझाता, पहले कुछ थ्योरी देना पड़ेगा, एटम चैप्टर का है, एटम चैप्टर, सुनो यहाँ देखो, कुछ फॉर्मूला बताता हूँ, देखो रेडियस का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, सुनो ना, इसका फॉर्मूला होता है A0 n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z, ये रेडियस का फॉर्मूला। उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का v0, ओके, z बाय n, उल्टा कर दो, और एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का En इक्वल टू E0 लिख देता, माइनस के साथ होता है E0, मान लो E0, ओके, इसका फॉर्मूला होता है z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, z स्क्वायर बाय, ये एनर्जी का फॉर्मूला। देखो यहाँ देखो, माइनस को ध्यान में देना, रेडियस n के इनवर्सली डायरेक्टली है, ये जो v है वो n के इनवर्सली है, और En जो एनर्जी के इनवर्सली है, ध्यान दो, हेलो ध्यान दो, देख रही फॉर्मूला। अब तुम बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये रेडियस का है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये An को बोलते हैं, A0 को बोलते हैं बोर्ड रेडियस, का रेडियस बोलते हैं, मैंने फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को बोलते हैं बोर्ड रेडियस, ठीक है। अगर बोलेगा सेकंड ऑर्बिट का निकालो तो n का 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 A0 हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर के डायरेक्टली है, द रेडियस ऑफ बोर्ड स्टेबल ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज r दे दिया, A0 की जगह r दे दिया। अब बोला सेकंड ऑर्बिट का बताओ, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 आंसर क्या हो जाएगा ये बताओ, 4r, क्योंकि स्क्वायर है फॉर्मूला में, फॉर्मूला में क्या है, स्क्वायर है, इसलिए। अब बताओ, द वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज स्फेरिकल, ये याद रखना, पॉइंट सोर्स की वजह से स्फेरिकल होता है, ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है, ठीक है। चला जाइए, या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हिस्टेरेसिस, याद है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हिस्टेरेसिस होता है, हिस्टेरेसिस एक फिनोमेना है, ठीक है, जो ग्राफ बनाए थे चोंच की जैसा, ओके वैसे। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज हिस्टेरेसिस, ठीक है। आ जाइए, या ये बताओ, गजब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट है, ये दो मिस्टेक, ई लग रहा है, सी लग रहा है, डज नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन है जो चेंज नहीं होता है, स्पीड, वेवलेंथ, मीडियम, फ्रीक्वेंसी, क्विकली, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज ना रिफ्लेक्शन में ना डिफ्रेक्शन में, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है, ओके गाइस, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। आ जाइए, हाँ, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ओके, ये होगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, कौन है बताओ, कहां पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप तो बताए थे, पोल वाला इक्वेटर वाला बताए थे। चलिए आ जाइए, या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू, अभी बताए थे, पर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर पढ़े थे,
क्वेश्चन वाला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज ओके जेड स्क्वायर एन स्क्वायर थे एनर्जी जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आंसर हो जाएगा बी ओके क्या क्वेश्चन है ये 60 ओके गुड चलिए फॉर्मूला बता ही दिया था अभी ओके ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली याद रखना ओके एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस इज इसका याद आता है इसकी डेटा ही डायरेक्टली ठीक है क्वेश्चन नंबर 61 इसका आंसर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एवरेज है ठीक है हाँ ये याद रखना 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अच्छा अब यहाँ से नया चीज सिखाता हूँ अब थोड़ा सब्र करोगे तो अब 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है ठीक है मैंने 8 क्वेश्चन है यहाँ से एक नया चीज सिखाता हूँ सिखाऊं तुमको एक बाइनरी सिस्टम होता है बहुत बार क्वेश्चन भर भर के पूछा हुआ है बाइनरी हाँ देखो ना ये कैसे कितना आसान है दिखाता हूँ मेरे को जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ एकदम जल्दी सिखा दूंगा ध्यान दोगे तो देखो बाइनरी सिस्टम देखो जैसे मान लो ऐसे वन बाइनरी सिस्टम है ना केवल 0 और 1 इस्तेमाल होगा केवल 0 और 1 देखो मैं सिखाता हूँ तुमको देखो जैसे मतलब 1 0 1 ये नंबर है ऐसे लिखा रहेगा 2 इसको बोलेगा डेसिमल में कन्वर्ट करो बाइनरी सिस्टम में केवल 0 और 1 इस्तेमाल होता है कंप्यूटर की यही भाषा है बाइनरी सिस्टम को ये उसके हिसाब से कोडिंग होता है 1 1 0 1 खाली 1 0 इस्तेमाल होगा ठीक है अब तुम बोले इसको डेसिमल में बदलने दिखाओ तो कैसे बदलोगे ध्यान दो मैं बता रहा हूँ क्या करना इसमें दो का बेस 2 होता है इसमें बाइनरी सिस्टम में 2 बेस ओके तो दो बेस है यानी 2 का पावर लेना है ओके तो पहला करना यहाँ 1 है नहीं पहला वाला क्या होता है 1 इस 1 के साथ 2 का पावर 0 लगाना मतलब 2 का पावर 0 से स्टार्ट करना 2 का पावर 0 फिर 2 का पावर 1 फिर 2 का पावर 2 फिर 2 का पावर 3 फिर 2 का पावर 4 ऐसे करना 2 का पावर 0 से स्टार्ट करना तो ये 1 है 1 के साथ 2 का पावर 0 ले लिया जल्दी बताओ ओके उल्टा स्टार्ट करना उल्टा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ यहाँ से 1 इंटू 2 का पावर 0 लिख दिया मैंने इधर से स्टार्ट कर रहा है इधर से राइट से फिर 0 लिखो 0 और 2 का पावर 1 ऐसे ठीक है फिर प्लस फिर उसका तो कौन है 1 ना तो लिखो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 अब फिर 1 है ना फिर देखो प्लस करो 1 इंटू 2 का पावर 3 और तो नहीं है 4 ही होता आंसर बताओ इसका ये हो गया 1 ये हो गया 0 ये हो गया 4 ये हो गया 8 8 से बड़ा 13 ये हो गया 13 आंसर आया 13 जो कि डेसिमल सिस्टम है जो हम लोग जानते हैं ये 13 आंसर आया तरीका समझाया अब तुम 13 को इसमें भी बदल सकते हो लेकिन नहीं तुमको एक ही चीज तरीके से याद रखना चाहिए एक और एग्जांपल बताओ एक और एग्जांपल जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि 1 0 0 0 इसको बना के दिखाओ चलो कैसे बदलोगे बताओ जल्दी बताओ 0 2 का पावर 0 0 2 का पावर 1 0 2 का पावर 2 1 2 का पावर 3 आंसर हो गया 8 खाली 8 समझे 10 लिखने की जरूरत नहीं है बेस होता है 10 लिखने का तरीका 8 क्लियर हो गया 1 2 3 4 है तो 2 का पावर 3 लेकर चला एक कम पावर लेते हैं 0 से स्टार्ट ही करते हैं अब समझ में आ गया अब चुटकी में आंसर तुम बता सकते हो अगर समझ गया तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो तो क्वेश्चन का बाइनरी नंबर सिस्टम डेसिमल 8 दिया हुआ है 8 दिया हुआ 8 कहां से आएगा सुनो 8 कहां से आएगा पहले चेक करते हैं रुको ना 8 कहां से चेक कर लेते हैं इसमें देखो पहले इसमें देखो एक है 1 2 का पावर 0 तो 1 हो जाएगा 2 का पावर 1 2 का पावर 3 2 का पावर 2 4 1 5 हो जाएगा ये तो होगा नहीं छोड़ दो यहाँ देखो 2 का पावर 0 हटा दो 0 को हटा दो 2 का पावर 1 2 2 का पावर 2 4 4 2 6 ये नहीं होगा यहाँ देखो 2 का पावर 2 4 ही नहीं होगा आंसर कौन होगा अभी बनाए थे यही सेम क्वेश्चन बनाया आंसर जगह डी गारंटी डी है क्योंकि इसमें 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 1 2 2 का पावर 3 2 का पावर 3 8 हो जाएगा 0 गुना करने की जरूरत नहीं कितना आसान दिखा ये 2 नंबर में भी आता है इसलिए बता रहा हूँ चलो अब ये एक क्वेश्चन देखो ये 2 दिया हुआ है 1 + 1 2 ही ना है 2 कहाँ से आएगा बताओ 2 का पावर 2 ये 1 + 1 2 है 2 कहाँ से आएगा तो देख लो 2 कहाँ से आएगा ये 2 का पावर 0 होगा तो 1 ही हो जाएगा ये तो हो ही नहीं छोड़ दो 10 मिले वो 2 का पावर 1 2 ही आएगा यही आंसर होगा सी हाँ 0 इंटू लिखोगे 1 0 है बाइनरी सिस्टम ही दिया हुआ है ओके तो 2 का 10 दिया हुआ है यानी कि इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर 0 लोगे इसमें इंटू 0 करोगे फिर 2 का पावर 1 करोगे हाँ तो आंसर 2 हो जाएगा खत्म 2 का पावर 1 इंटू 1 तो इसलिए आंसर 2 इसके कंपेयर आंसर होगा सी क्या होगा आंसर अब एक और चीज तुमको सिखा देता हूँ आजा एक और चीज सिखाता हूँ कमाल का चीज सिखाने वाला हूँ ध्यान देना यहाँ पे हम लोग लॉजिक गेट पढ़ेंगे लॉजिक गेट 5 में भी आता है 2 में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भर भर के आता है मैं तुमको सिखा देता हूँ ठीक है एक होता है तुमको और कैसे बताओ डिटेल्स बढ़ा देगा अभी खाली समझा दे रहा हूँ इसका y = होता है a + b प्लस होता है तो और होता है और अगर तुमको एक होता है एंड कौन गेट एंड गेट ओके तो इसका y = होता है a × b इंटू लग जाता है बस इतना याद रखना ठीक है तब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है Which of the following is the Boolean expression for OR gate? OR मतलब प्लस कहाँ पर देखो जल्दी ओके ए आंसर हो गया ए कोई दिक्कत अजय ओके या फास्ट मूविंग बीटा रेज आर बताओ भी बताए थे जवाब बीटा रे क्या होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सभी बताए थे इलेक्ट्रॉन बीटा रेज जो होता है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ओके इसका स्ट्रीम है बता दिया था नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है चलिए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। बहुत गंदा जवाब है तुम लोगों का, लेकिन मन गुस्सा आता है। ऑप्टिकल फाइबर TIR पढ़े थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो एक चीज बताओ, ये हम लोग कई जगह पढ़े हैं। दो सेमी, दो एक चीज, तीन चीज याद आना, इंपॉर्टेंट बताता हूँ। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। मैं लिख देता हूँ लो, ये लिख देता हूँ, बहुत गजब बात लिख देता हूँ। आजा। ओके सुनो, कंडक्टर जिसको मेटालिक कंडक्टर बोलोगे, मेटालिक कंडक्टर है ना, मेटालिक कंडक्टर, उसके लिए अल्फा पॉजिटिव होती है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा पॉजिटिव, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब इस केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन सेमी कंडक्टर के लिए किसके लिए बताओ, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, अल्फा नेगेटिव है, इसका मतलब कि टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ओके। और एक होता है तुमको LY, क्या होता था, LY, ओके, LY जैसे नाइक्रोम, ओके, नाइक्रोम के बारे में बताते, कॉन्स्टेंट मैंगानीन, ओके। तो इसकी अल्फा लगभग 0 होती है, लगभग 0, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ये तो याद रखना, सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। चलो जवाब दो, अब जवाब दो। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव, काहे नेगेटिव? चलो अब एक, ये तो कई बार पढ़े हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक चीज समझो बाबू, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब नेगेटिव, ऐसे याद रखना, ठीक है। तरीका बता देता हूँ, ओके, ट्रिक है। बट पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव का मतलब हुआ कि उसमें चार्ज कैरियर्स होल ज्यादा होती हैं, बट ओवरऑल कंपाउंड जो होता है मटेरियल वो न्यूट्रल होता है, चाहे पी टाइप का पूछे चाहे एन टाइप का पूछे। अगर बोले पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो बोलो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमेशा बोलना है, ठीक है, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो। याद रखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज नन। आंसर का मारोगे? कितना बार बच्चा होता है इसमें कंफ्यूजन होता है, जाता है सर पी टाइप मतलब पी मतलब पॉजिटिव, सर पॉजिटिव होना चाहिए। नो 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 नो, गलत बात है, ठीक है। जितना कहीं कि उसमें एटम ऐड किया जाता है, जब एटम ऐड करते हैं तो प्लस भी ऐड होता है और माइनस भी ऐड होता है, न्यूट्रल ही रहता है वो, ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, चाहे एन टाइप पूछे या फिर आ गया लो। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कई बार, ध्यान दो, एक चीज बताता हूँ, ये गजब चीज बताता हूँ, आ जाओ। ये चीज ये लगातार पूछा है, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, बस एक रीजन, फ्रीक्वेंसी आउटपुट, बोलो फ्रीक्वेंसी आउटपुट है, डबल होता है फ्रीक्वेंसी इनपुट का, ये याद रखना। हर बार कभी कभी इनपुट फ्रीक्वेंसी देता है, कभी आउटपुट फ्रीक्वेंसी दे देता है, कोई एक दे देगा कोई दूसरा पूछेगा। अब तुम बताओ, यहां से ध्यान दो, तुम लोग इसका जवाब दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50, इनपुट फ्रीक्वेंसी दे दिया 50, तो बोला आउटपुट पूछ रहा है, नहीं, फॉर्मूला देखो ना, इनपुट दिया हुआ है, 2 से गुणा करना पड़ेगा, टेंशन का हो जाएगा, बताओ, अरे बोलो ना, 100 हो जाएगा क्या, 50 हट जाए, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्टली, ओके। कोई दिक्कत किसी को? अब तुम बताओ, ये क्वेश्चन अभी सेमीकंडक्टर आता है, बोला सेमीकंडक्टर को कूल किया गया, कूल मतलब बाबू सुनो, और सेमीकंडक्टर इज कूल्ड T1 से T2 है, नहीं T1 केल्विन से T2 केल्विन कूल किया गया, कूल मतलब टेम्परेचर बढ़ाया गया, अरे कूल किया गया है, टेम्परेचर बढ़ाया कि घटाया गया है, घटाया, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बिल मतलब जल्दी लो क्या, बस, ओके गाइस, दैट्स ऑल। हमने 70 MCQ, बहुत कुछ सीखे कि नहीं सीखे? अरे बहुत कुछ सीखे कि नहीं सीखे? अब ये नोट्स मैं तुमको ये भी भेज दूंगा, ये बना वाला भी भेज दूंगा, और ऊपर से मैं तुमको ये वाला जो मैंने हाथ से लिखा है, इतना स्लाइड, कितना स्लाइड लिखा, 9 स्लाइड लिखा, ये भी तुमको मैं भेज दूंगा, ओके, समझ आ गया? अब नेक्स्ट टाइम हम इसका सेट 2 करेंगे, ओके, दैट्स ऑल।